इसे फिर से करो, बैल राक्षस ने एक फटी हुई आवाज में कहा। बैल राक्षस की पीठ से विशाल पंख फैल गए और उसका शरीर नीली पपड़ियों से ढका हुआ था। लेकिन प्राणी बचपन की तीव्रता से वीर को घूर रहा था। वीर ने जुआ खेलते समय उसे इन 3 शब्दों को कई बार दोहराते हुए सुना था। वीर 7 बार जीत चुके थे। अब तक बैल राक्षस की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे आग की लपटों में फूटने वाली हैं। वीर चिंतित थे कि जानवर निराशा से उन पर हमला कर सकता है। तुम कौन उछालो और मैं अनुमान लगाऊंगा, वीर ने राक्षस के सामने कौन रखते हुए सुझाव दिया। जब बैल राक्षस ने उसे ये कहते सुना तो उसकी बैल की आंखें चमक उठीं। उसने एक विशाल हाथ बढ़ाया, कौन को अपनी खुरदरी हथेलियों में ऊपर खींचने के लिए एक शक्ति का उपयोग किया। तुम अनुमान लगाओगे, हम अभी भी तुम्हारी पीठ पर उस ढाल और मेरे द्वारा खोए गए D5 जीन कोर्स के लिए दाव लगा रहे हैं। तुम्हें उन्हें वापस देना होगा, बैल राक्षस ने उस कौन को पकड़े हुए वीर से कहा। जरूर, मैं ये सब दाव पर लगाने को तैयार हूं। वीर ने पलक झपकाई और आगे पूछा, ब्रदर बुल, तुम क्या दाव लगाने जा रहे हो? बैल राक्षस हिचकिचाया। उसके पास केवल 7 जीन कोर्स थे और वे सभी वीर के हाथों खो गए थे। उसके पास जुआ खेलने के लिए और कुछ नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में कई कुलीन और शक्तिशाली ज़ेनोजेनिक्स बिखरे हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही जानबूझकर कुछ छिपाने के बारे में सोचते थे। वे आश्चर्यजनक रूप से ईमानदार होते थे। बैल राक्षस वास्तव में उतना नहीं दे रहा था जितना लग सकता था। उसके पास 7 जीन कोर्स थे, लेकिन उसने उनमें से केवल एक ही खुद बनाया था। अन्य 6 उन अन्य ज़ेनोजेनिक से चुराए गए थे जिन्हें उसने मार डाला था। हालांकि चुराए गए शायद सही शब्द नहीं था। बैल राक्षस ने ज़ेनोजेनिक्स के शरीर खाए थे और जब वो उनके जीन कोर्स पर दौड़ा तो उसने सोचा कि वे उपयोगी साबित हो सकते हैं, इसलिए उसने उन्हें ले लिया। और अब इस दिन उसने उनका उपयोग जुआ खेलने के लिए किया था। वीर ने देखा कि बैल राक्षस नहीं बोल रहा था। उन्हें संदेह था कि उसके पास दाव के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह चिंतित थे कि अगर उसके पास वास्तव में पेश करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो बैल राक्षस परेशान हो सकता है। उन्होंने जल्दी से कहा, इस बारे में क्या, ब्रदर बुल? तुम इतने चतुर और शक्तिशाली हो कि तुम अपने सामने आने वाले सभी D5 को हरा सकते हो। अगर तुम चाहते तो तुम बिना ज्यादा मुश्किल के शायद 10 ढाल और 100 जीन कोर्स इकट्ठा कर सकते थे। तुम दाव के रूप में मेरे लिए एक एहसान क्यों नहीं करते? वो कैसा एहसान होगा? बैल राक्षस ईमानदार था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। उसने वीर को थोड़ा सतर्कता से देखा। दरअसल एहसान वास्तव में मेरी मदद नहीं करेगा। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, ब्रदर बुल। ये वह ईश्वरधिक्कार वाला गधा था जिसने तुम्हें बुलाया था। वो तुम्हारे लिए बलिदान नहीं लाया, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। अगर मैं उसे फिर से देखता हूं तो मैं तुम्हारी ओर से उसे दंडित करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उससे लड़ सकता हूं। यह बहुत शर्मनाक होगा अगर मुझे तुम्हें अपनी ओर से उससे लड़ने के लिए कहना पड़ा। वीर ने बैल की ओर शर्मिंदगी से देखते हुए कबूल किया। जब बैल राक्षस ने यह सुना तो उसने सोचा कि वीर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो वास्तव में उनकी मदद करना चाहता था। उसने वीर को देखा और सिर हिलाया। तुम अच्छे हो, तो ये तय हो गया है। अगर मैं हार जाता हूं तो तुम्हें ढाल और तुम्हारे जीन कोर्स वापस मिल सकते हैं, और अगर तुम हार जाते हो, जब मैं उस आदमी को फिर से ढूंढता हूं तो मैं तुम्हें उसके साथ मेरी मदद करने के लिए कहूंगा, और तुम मेरी मदद करोगे तभी और वहीं। वीर ने ध्यान से अपनी व्यवस्था की पुष्टि करते हुए समझाया। जरूर, बैल राक्षस ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वो कौन उछालने के लिए आगे बढ़ा। वीर ने बैल राक्षस के कौन उछालने के तरीके को देखा। वह जानते थे कि प्राणी जुआ खेलने में बहुत अच्छा नहीं था। थोड़ी देर उछालने के बाद
बैल राक्षस ने अपना हाथ वीर के सामने बाहर निकाला। एक अजीब सी नजर के साथ उसने कहा, तुम अनुमान लगा सकते हो। ब्रदर बुल, क्या तुम जानते हो कि यह छवि है या संख्या? वीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके बारे में बैल राक्षस ने सोचने की कोशिश की। उसने अपना हाथ खोला और कौन पर एक नजर डाली। फिर एक आत्मविश्वास भरी नजर के साथ उसने कहा, बेशक मुझे पता है कि ये क्या है। जल्दी करो और अनुमान लगाओ। मेरा अनुमान है। वीर ने जानबूझकर अपनी आवाज खींची। उन्होंने बैल राक्षस के चेहरे को देखा। बैल राक्षस बहुत घबराया हुआ लग रहा था। और फिर उन्होंने आगे कहा, यह छवि है। जब वीर ने ऐसा कहा तो बैल राक्षस का चेहरा ढह गया। इसे फिर से करो। बैल राक्षस ने अपने दांत पीसे और कौन उछालना शुरू कर दिया। इसे फिर से करो। इसे फिर से करो। इसे फिर से करो। आसमान में एक गुस्से की दहाड़ गूंज उठी, जो गड़गड़ाहट से भी ज्यादा डरावनी थी। वीर को यह भी याद नहीं था कि उन्होंने इस बिंदु तक कितनी बार जीता था। बैल राक्षस पर अब तक शायद सैकड़ों एहसान बकाया थे, लेकिन वीर को यह स्वीकार करना पड़ा कि बैल राक्षस ईमानदार था। हालांकि वह बार बार हार गया था। उसने कभी भी अपने क्रोध में वीर को मारने की कोशिश नहीं की थी। अचानक उनके ऊपर का तूफान कम हो गया और स्पष्ट रूप से कमजोर हो गया। गुस्सा बैल राक्षस के चेहरे से चला गया और वह चिल्लाया, ओ नहीं, गॉड स्पिरिट स्टॉर्म खत्म होने वाला है। इसका मतलब है कि मुझे वापस जाना होगा। जब तूफान कम हो जाता है तो तुम्हें वापस क्यों जाना पड़ता है? वीर ने भ्रम के साथ पूछा। अधिकांश लोग जानते थे कि गॉड एरिया में जेनोजेनिक्स तूफानों का पालन करते थे। वे तब आते थे जब तूफान आते थे, और वे तब गायब हो जाते थे जब तूफान आते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्राणी केवल तूफान के साथ क्यों आ और जा सकते थे। बैल राक्षस ने वीर को जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। फिर उसने एक बैंगनी पपड़ी खींची और वीर को खींच दी। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो इस पपड़ी का उपयोग करो। इसमें अपनी शक्ति डालने से यह ट्रिगर हो जाएगा। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए सिग्नल का पालन करूंगा। उसके बाद बैल राक्षस ने वीर के जीन कोर्स के नए ढेर को देखा। फिर वो मुड़ गया और फीके पड़ते तूफान के साथ जाने की तैयारी करने लगा। ब्रदर बुल, एक सेकंड रुको। वीर ने बैल राक्षस को रोक दिया। अब क्या? बैल राक्षस ने उसे घूर कर देखा। वीर ने 7 जीन कोर्स में से एक को पकड़ा जो उसे मिला था। उन्होंने इसे बैल राक्षस को फेंक दिया और कहा, यह भाग्य है कि तुम और मैं आज मिल पाए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे रखना चाहिए। बैल राक्षस को वास्तविक खुशी के साथ जीन कोर मिला। वह जीन कोर वही था जिसे प्राणी ने खुद बनाया था, और यह वह भी था जिसे बैल राक्षस जाने के लिए मुड़ते समय उदास होकर देख रहा था। अन्य जीन कोर्स विभिन्न तत्वों के थे, इसलिए वे बैल राक्षस की ज्यादा मदद नहीं करेंगे। लेकिन वह जीन कोर जिसे बैल राक्षस ने बनाया था, वो उसके लिए बहुत कीमती था। तुम वास्तव में बहुत दयालु हो। बैल राक्षस इस हाव भाव से बहुत प्रभावित हुआ। वो वीर की चीजें चुराना चाहता था, लेकिन नाराजगी रखने के बजाय वीर वास्तव में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। पूरी स्थिति ने बैल राक्षस को काफी भावुक कर दिया। वह लगभग भूल गया कि जीन कोर मूल रूप से वैसे भी उसका था। ब्रदर बुल, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। जब मैं उस आदमी को ढूंढूंगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा ताकि तुम उसे सबक सिखा सको। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। वीर ने अपना हाथ हिलाया और अलविदा कहा। बैल राक्षस और भी भावुक हो रहा था, लेकिन गड़गड़ाहट लगभग चली गई थी। उसके पास बात करने के लिए और समय नहीं था। उसने सोचा कि वीर एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अगर कोई मौका मिला तो वह निश्चित रूप से भविष्य में वीर की मदद करेगा। जब बैल राक्षस गरज के तूफान के साथ गायब हो गया तो वीर ने एक लंबी आह भरी। ये बहुत करीब था। मैं भाग्यशाली हूं
कि वह एक ईमानदार डीफाइड ज़ेनोजेनिक था। अगर वह नहीं होता तो मेरे लिए चीजें बहुत खराब हो सकती थी। मुझे इतना लापरवाह होना बंद करना होगा। डीफाइड्स ही होते हैं। मैं उनमें से एक को भी कम नहीं आंक सकता। वीर ने अपना मन बना लिया। अगर उसने बाओ लियन को फिर से देखा तो वह उनके झगड़े को स्थायी रूप से समाप्त कर देगा। नीचे देखने के बाद और यह देखकर कि एक्सक्विजिट अभी भी कोमा में थी, वीर ने उनके शरीर में शक्ति का एक छोटा झटका भेजा। ऐसा लगा जैसे उसने उनके अंदर कुछ खोल दिया है और एक्सक्विजिट जाग गई। जब एक्सक्विजिट जागी तो वह कूद गई। उन्होंने चौड़ी आंखों से वीर को घूरकर देखा और पूछा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें कब मारा? तुम इतनी थक गई थी कि तुम बेहोश हो गई। वीर ने दोषी नजर के साथ कहा, तुम। एक्सक्विजिट ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ऊपर के आसमान को देखा और जम गई। गॉड स्पिरिट स्टॉर्म कहाँ है? वेरी हाई की भूमि में वापस लिली और एक्सक्विजिट एक दूसरे के बगल में बैठे थे। वे दोनों भ्रमित और अनिश्चित लग रहे थे। तीसरी बहन, तुम मुझे बता रही हो कि जब तुम फिर से उठीन तो गॉड स्पिरिट स्टॉर्म चला गया था? लिली ने पूर्ण अविश्वास के साथ एक्सक्विजिट को देखते हुए पूछा। एक्सक्विजिट की अभिव्यक्ति अजीब थी। वीर ने मुझसे यही कहा। अजीब? तुम्हारी इच्छा शक्ति के साथ? तीसरी बहन, तुम्हारे शरीर के ढह जाने पर भी तुम्हें कोमा में नहीं जाना चाहिए था। यह बस संभव नहीं होना चाहिए। तुम महज थकावट से कोमा में कैसे चली गई? और गॉड स्पिरिट स्टॉर्म अचानक कैसे गायब हो गया? यह बहुत अजीब है। लिली ऐसी लग रही थी जैसे वो विश्वास नहीं कर सकती। रुकने के बाद उसने कहा, हालांकि हम भाग्यशाली हैं कि ये असंभावित घटनाएं हुई। अगर वे नहीं होती तो तुम और वीर वास्तविक खतरे में होते। लिली को वीर पर संदेह नहीं था। उसने सोचा कि वो वीर के दिमाग को महसूस कर सकती है और उसे उसके सिर में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। अगर वो कुछ कपटी योजना बना रहा होता तो उसे ये महसूस करने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन एक्सक्विजिट को संदेह होने लगा था। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि वीर ने उन्हें बेहोश कर दिया था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वीर ने उन्हें बाहर खटखटाया तो वह अब यह महसूस करने में सक्षम नहीं थी कि वीर क्या सोच रहे थे। इसने एक्सक्विजिट को वीर के दिमाग के बारे में संदिग्ध बना दिया। उन्हें अब चिंता थी कि उनके पास वास्तव में उनके सिर में क्या चल रहा था। इसकी पूरी पहुंच नहीं थी। अन्यथा भले ही वह बेहोश हो गई होती, उन्हें पता होता कि वीर क्या कर रहे थे और वह उन्हें पहली जगह में बाहर खटखटाने से रोक सकती थी। और गॉड स्पिरिट स्टॉर्म को वीर का पीछा करना जारी रखना चाहिए था। यह तब तक क्यों रुका रहा जब तक वह पीछे हटने के लिए बेहोश नहीं हो गई? समय भयानक रूप से असुविधाजनक लग रहा था। वीर, उसने क्या किया? एक्सक्विजिट का मूड बहुत विरोधाभासी था, लेकिन उन्होंने लिली को अपने संदेह का उल्लेख नहीं किया। जब वीर को कुछ अकेला समय मिला तो उन्होंने 6 डीफाइड जीन कोर्स निकाले और उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। 6 डीफाइड जीन कोर्स में से उनमें से 3 में बिजली तत्व था, उनमें से 2 आग के थे और एक बर्फ का था। जब अधिकांश प्राणी जीन कोर्स को परिष्कृत करते थे तो वे ऐसे कोर चुनते थे जो उनके विशिष्ट तत्व से मेल खाते हों। अन्यथा वे एक ऐसे तत्व की शक्ति को अवशोषित करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते थे जो उनकी जन्मजात शक्ति से टकराता था। लेकिन वीर के शरीर के तत्व बहुत संतुलित थे। उनके तत्वों में से कोई भी दूसरों की तुलना में अधिक नहीं था और उनके पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा था। इसलिए उन्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा कि वे किन तत्वों को अवशोषित करते हैं। वह कुछ जटिलताओं के साथ मिले किसी भी जीन कोर को परिष्कृत कर सकते थे। मुझे लगता है कि मैं इन 3 बिजली तत्व जीन कोर्स को सिल्वर फॉक्स के लिए बचाऊंगा। मुझे डर है कि उसकी प्रतिभा थोड़ी कम है। अगर वह इन तीनों को परिष्कृत करता है तो उसका विकास तेज होना चाहिए
और उसे उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बढ़ावा मिलेगा। वीर ने 3 बिजली तत्व जीन कोर्स को एक तरफ रख दिया। वहां 2 आग के जीन कोर्स थे और एक बर्फ का था। जैसे ही उन्होंने 3 जीन कोर्स को घूरकर देखा, वीर हिचकिचाए। उन्होंने बर्फ जीन कोर का चयन किया। आखिरकार जेडस्किन का बर्फ तत्व के साथ संबंध था। जैसे जैसे वो विकसित हुए थे, वो उस शक्ति के प्रति अधिक अभ्यस्त हो गया था। उन्होंने बर्फ जीन कोर उठाया। ये केवल एक वयस्क की मुट्ठी के आकार का था, लेकिन ये अनगिनत पहलुओं के साथ एक बड़े हीरे जैसा दिखता था। ये खूबसूरती से चमक रहा था। जीन कोर के अंदर गिरते हुए हिमखंड दिखाई दे रहे थे, और किसी तरह वे हिमखंड एक सफेद, लगभग पारदर्शी शरीर को रेखांकित करते हुए लग रहे थे। ये एक किंवदंती से एक बर्फ की महिला जैसा था। मैंने सुना है कि केवल डिफाइंड एलीट्स ही जीन कोर्स को परिष्कृत कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अभी ऐसा कर सकता हूं। अभी भी अपने बर्फ जीन कोर को पकड़े हुए वीर ने जेडस्किन को सक्रिय किया और जीन कोर की शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश की। परिणाम निराशाजनक थे। जेडस्किन जीन कोर की शक्ति को परिष्कृत करने में असमर्थ था। वस्तु उसकी हथेली में शांत और अचल बैठी रही। आसान तरीका विफल रहा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसे मुश्किल तरीके से करना होगा। वीर ने बर्फ जीन कोर उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। फिर उन्होंने कंज्यूम डाला। वह बर्फ जीन कोर को तोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। कंज्यूम ने अभी चलना शुरू ही किया था जब वीर ने अपने पेट के अंदर बर्फ जैसी ठंडी शक्ति का विस्फोट महसूस किया। इसने उनके पेट को जमा दिया, फिर उनके बाकी शरीर में फैलना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही वीर का पूरा शरीर बर्फ में बदल गया। उनका पूरा रूप बर्फ की चादर में ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हीरे में लपेटा गया हो। वीर चौंक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी जीवन शक्ति ही तीव्र ठंड में जमने लगी है। उन्होंने तेजी से जेडस्किन को भयानक रूप से ठंडी शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए डाला। जेडस्किन में ठंड के खिलाफ उच्च प्रतिरोध था। फिर भी वीर की कोशिकाएं इतनी धीमी हो गई कि उन्होंने सोचा कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इससे वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सोना चाहते हैं। उनकी पलकें भारी थी, जैसे वह कई दिनों से सोए नहीं थे, और उन्हें बंद होने से रोकने के लिए सब कुछ करना पड़ा। वो वहीं खड़े होकर सो सकते थे। उस ऊँघती हुई अवस्था में वीर को धुंधला सा एक महिला की आवाज अपने कान के पास फुसफुसाते हुए सुनाई दी। सो जाओ, सो जाओ। उसकी शांत आवाज ने लगभग वीर को बेहोशी में धकेल दिया। भले ही जेडस्किन लड़खड़ाते हुए चल रहा था, वो इसे जारी रखने के लिए पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। ओह नहीं, इस ठंडी शक्ति का आराम देने वाला प्रभाव है, वीर ने सोचा, ये महसूस करते हुए कि क्या हुआ था। अगर वो अब सो गए तो एक मौका था कि वो कभी नहीं जागेंगे। मैं सो नहीं सकता। मैं किसी भी कीमत पर नहीं सो सकता। अभी जेडस्किन मुश्किल से मेरी जीवन शक्ति को आगे बढ़ा रहा है। अगर मैं सो जाता हूं तो मेरे शरीर की कोशिकाएं जम जाएंगी और मुझे गहरी नींद में डाल देंगी। मेरे लिए फिर से जागना मुश्किल होगा। वीर ने खुद को चेतावनी दी। उन्होंने बार बार खुद से कहा कि जेडस्किन को चालू रखें। हालांकि वह जानता था कि वह सो नहीं सकता है। वो अधिक से अधिक थका हुआ होता जा रहा था। वो किसी भी पल सो जाने वाला था। उनका शरीर कमजोर और कमजोर होता जा रहा था, और उन्हें खुद को सहारा देने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। वह खुद को सोने नहीं दे सकते थे, चाहे कुछ भी हो। कुछ अनिश्चित समय बाद वीर ने महसूस किया कि थकावट फीकी पड़ने लगी है। उनका दिमाग तेजी से जागृत और जागरूक हो गया। ठंड आखिरकार कम हो गई और उनका शरीर फिर से गर्म महसूस करने लगा। वीर जानते थे कि उन्होंने परीक्षण का सबसे कठिन हिस्सा पार कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह अपनी सतर्कता को कम कर सकते थे। उन्होंने जेडस्किन को डालते रहना जारी रखा और उन्होंने विदेशी शक्ति को अवशोषित करना जारी रखा।
जैसे ही जेडस्किन ने उस शक्ति को अवशोषित किया, वीर ने देखा कि ये कोई बदलाव प्रदर्शित नहीं कर रहा था। शक्ति अवशोषित हो रही थी, लेकिन वह जेडस्किन में नहीं पिघल रही थी जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, बल्कि वो वीर के शरीर के भीतर एक स्वतंत्र शक्ति बनी हुई लग रही थी। वीर ने अपनी आंखें खोली और उनका दिल रुक गया। उनकी त्वचा पर हिमखंड के प्रतीक थे, जो टैटू की तरह उनके पूरे शरीर पर उकेरे गए थे। वीर अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर सकते थे और वह जानते थे कि वह इसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वह इसे एक सामान्य जीन आर्ट की तरह उपयोग नहीं कर सकते थे, या यहां तक कि इसकी शक्ति को अपनी जीन आर्ट्स में से एक में शामिल नहीं कर सकते थे। D5 जीन कोर्स काफी रहस्यमय है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कभी कभी उन्हें टैलेंट स्किल स्टोन्स कहते हैं। अभी ऐसा लगता है जैसे मेरे पास एक बर्फ तत्व D5 स्किल है। मुझे नहीं पता कि यह बर्फ तत्व कौशल क्या कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ठंड और नींद की शक्तियों से कुछ लेना देना होना चाहिए। वीर जानते थे कि अगर उन्होंने जीन आर्ट की शक्ति का उपयोग किया तो इसे फिर से चार्ज करने में समय लगेगा। यह एक जीन आर्ट की तरह नहीं था जिसे वह अपनी खुद की ऊर्जा से लगातार ईंधन दे सकते थे। मुझे इसका उपयोग किस पर करना चाहिए? वीर ने उस सवाल पर विचार किया, लेकिन उन्हें एक उपयुक्त लक्ष्य नहीं मिला। इसलिए उन्होंने इसे पल भर के लिए अपने दिमाग से निकाल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल ईविल से मुलाकात नहीं की थी, जिसकी उन्होंने कुछ समय पहले योजना बनाई थी। चूंकि एक्सक्विजिट और लिली आसपास नहीं थी, उन्होंने हॉरिजॉन्टल ईविल से फिर से मिलने के लिए उस रहस्यमय जगह पर वापस जाने का फैसला किया। 4 शीप क्यूब का उपयोग करके रहस्यमय दायरे में वापस जाने के बाद वीर तुरंत उस बड़े पहाड़ की ओर बढ़े। उनकी अनुपस्थिति में ब्रेक्सकीज ने पहाड़ की खुदाई के अपने असफल प्रयास जारी रखे थे। जब वीर पहुंचे तो हॉरिजॉन्टल ईविल धातु के खंभे के सौजन्य से अपनी नियमित यातना के बीच में थे। जैसे ही धातु का खंभा घुमा, विशालकाय की छाती से खून बह गया। जब उन्होंने वीर को देखा तो हॉरिजॉन्टल ईविल ने माथे पर बल डाला। तुम्हें वापस आने में इतना समय क्यों लगा? बाहरी दुनिया में कुछ हुआ और इसने मुझे धीमा कर दिया। वीर ने ज्यादा नहीं बताया। उन्होंने विषय बदल दिया और कहा, अगर तुम ब्रह्मांड के बारे में बात करना चाहो तो मैं अपनी पिछली चर्चा जारी रख सकता हूं। लेकिन हॉरिजॉन्टल ईविल ने वीर को आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो, और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यह तुम्हारे लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। क्या हुआ? वीर ने भ्रम के साथ हॉरिजॉन्टल ईविल को देखा। विशालकाय बहुत परेशान लग रहा था। वह पिछली बार जब वीर आए थे उससे बहुत अलग व्यवहार कर रहे थे। पहले हॉरिजॉन्टल ईविल को प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन वह व्यक्ति शांत रहने में सक्षम था। अब वह ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह के टूटने के कगार पर है। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे वापस पकड़े हुए था, लेकिन वीर महसूस कर सकते थे कि कुछ होने वाला था। हॉरिजॉन्टल ईविल ने वीर के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना सिर उठाया और अपने चेहरे को अस्तव्यस्त बालों से बाहर निकलने दिया। क्या तुम मानते हो कि इस दुनिया में ईश्वर मौजूद है? यह एक ठोस चेहरा था। हालांकि यह सुंदर नहीं था, यह स्पष्ट रूप से भरोसेमंद था। लेकिन हॉरिजॉन्टल ईविल ने जो कहा उसने वीर को सिहरन दे दी। वीर के लिए वह सवाल अस्तित्व की सबसे कष्टप्रद चीजों में से एक था। वह वास्तव में यह भी नहीं जानता था कि जवाब कैसे दिया जाए। ओह, मुझे लगता है कि तुम उन्हें पहले ही देख चुके हो। हॉरिजॉन्टल ईविल हैरान थे। उन्होंने सवाल पर वीर की प्रतिक्रिया के माध्यम से इसका अनुमान लगाया था। हां, अगर तुम जिन देवताओं की बात कर रहे हो वे किंग जून जैसे लोग हैं, तो मैंने उन्हें देखा है। मैंने एक बार किंग जून से लड़ाई भी की थी। वीर ने संक्षेप में उन्हें प्लैनेट एक्लिप्स पर किंग जून के खिलाफ अपने परीक्षणों के बारे में बताया, फिर उसके बाद की घटनाओं के बारे में बताया।
हॉरिजॉन्टल ईविल ने किंग जून के सामने सन रेवन को मारने के बारे में वीर की कहानी सुनी और हंसे। भयानक, ये भयानक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने किंग जून को उस तरह से हराया। केवल यही तुम्हारे और मेरे अच्छे दोस्त बनने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे यह कार्य तुम्हें सौंपने में सुरक्षित महसूस हो रहा है। ये क्या है? वीर ने हिचकिचाते हुए पूछा। जवाब देने के बजाय हॉरिजॉन्टल ईविल ने अपनी बात जारी रखी। इस ब्रह्मांड में किंग जून जैसे प्राणी मौजूद हैं। कुछ जीवों के लिए वे वास्तव में देवता हैं, लेकिन मेरे लिए वे हवा में एक पाद से भी कम हैं। भले ही वे देवता हों, तो क्या हम ब्रेक्सकीज अभी भी देवताओं को धता बताएंगे और उनका वध करेंगे? हम उन्हें खुद को गीला करवाएंगे। आखिर एक आदमी ऐसे ही जीता है। हॉरिजॉन्टल ईविल के बोलने का तरीका बहुत विनम्र नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इसने वीर को बहुत उत्साहित किया। वह इस बात से सहमत थे कि पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। विशालकाय ने आगे कहा, मैं अपनी नियति को नियंत्रित करूंगा और ब्रेक्सकीज की नियति मेरे हाथ में होगी। चाहे हमारे विरोधी देवता हों या परिया, वे कभी भी ब्रेक्सकीज को स्वीकार नहीं करवाएंगे। हालांकि वीर अभी भी उत्साहित थे, लेकिन उन्हें अपने दिल से उदासी का एक स्पर्श भी महसूस हुआ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वास्तव में क्या हुआ था? वीर खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। हॉरिजॉन्टल ईविल ने अभी भी उसे जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी आंखों में आग के साथ वीर को घूरकर देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, यह हमारी जाति का अंतिम मोर्चा हो सकता है। मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है और तुम एक क्रिस्टलाइज हो। इसका मतलब है कि हम सहयोगी हैं और इसलिए मुझे तुम पर निर्भर रहना होगा। यह कार्य बहुत मुश्किल होगा। यह तुम्हारी पूरी जाति और खुद की नियति को बर्बाद कर सकता है। इसके बाद तुम देवताओं के दुश्मन बन सकते हो। क्या तुम डरते हो? हॉरिजॉन्टल ईविल ने अपनी आंखों में आग के साथ वीर को देखा। मैं ईश्वर का पालन कर सकता हूं, लेकिन मैं किंग जून जैसे स्वघोषित देवताओं का पालन नहीं करता। वीर ने जवाब दिया, हां, बहुत अच्छी बात कही। हालांकि तुम मेरी तरह नहीं हो, पूरी दुनिया के लिए तिरस्कार के साथ। कम से कम तुम ईमानदार हो। हॉरिजॉन्टल ईविल पहले से कहीं ज्यादा जोर से हंसे। अगर तुम्हें मुझसे कोई कार्य पूछना है और यह उतना ही खतरनाक है जितना तुम कहते हो, तो क्या तुम कम से कम इसे समझा सकते हो? वीर ने हॉरिजॉन्टल ईविल से पूछा। वीर किंग जून के दुश्मन होने से नहीं डरते थे। देवता पहले से ही उनसे नफरत करते थे और हॉरिजॉन्टल ईविल उनसे जो भी करने के लिए कहेंगे, उसके बावजूद वह नहीं बदलेगा। इसके अलावा वो अब ये जानना चाहते थे कि देवता कहां से आए थे और सेक्रेड लीडर और हॉरिजॉन्टल ईविल के साथ क्या हो रहा था। हॉरिजॉन्टल ईविल की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने वीर को देखा और कहा, छोटे भाई, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। स्वघोषित देवता तुम्हारे और मेरे जैसे प्राणी हैं। अंतर यह है कि हम जीन हॉल के बाहर हैं और वे इसके अंदर हैं। जब वीर ने यह सुना तो वो खुश हो गए। वो सच्चाई का पता लगाने के करीब थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। हॉरिजॉन्टल ईविल से विस्तार से बताने की गुहार लगाई। वह देवताओं के बारे में सब कुछ सुनना चाहते थे ताकि वह इन कष्टदायक रहस्यों के पीछे की सच्चाई जान सके। हॉरिजॉन्टल ईविल रुक गए और फिर उन्होंने कहा, हालांकि केवल स्थान का अंतर है, उनकी शक्तियां वास्तव में हमारी तुलना में अधिक है। हमारी शक्ति शायद ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है वास्तव में, लेकिन एक शक्ति है जो इस नियम का अपवाद है, सुपर जीन। वीर खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। हॉरिजॉन्टल ईविल ने सोचा कि वीर ने किंग जून के साथ उनकी पिछली बातचीत के माध्यम से ये शब्द सुना था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, यह सुपर जीन है। सुपर जीन होने से तुम इन नकली देवताओं को मार सकते हो,
लेकिन सुपर जीन क्या है? वीर ने पूछा। इसका कोई जवाब नहीं है कि यह क्या है। हॉरिजॉन्टल ईवल के जवाब ने वीर को चौंका दिया। कोई जवाब क्यों नहीं? वीर ने भ्रम में पूछा। हॉरिजॉन्टल ईवल हंसे और कहा, मेरा अच्छा भाई उन देवताओं से लड़ने लगा। हम कुछ ऐसा ठोकर खा गए जो उन्हें चोट पहुंचाने में सक्षम था, लेकिन उन्हें चोट पहुंचाना ही हम कर सकते थे। हम कभी भी इससे देवताओं को मारने में सक्षम नहीं थे। इसलिए हमने अपनी खोज की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसे सुपर जीन कहा जाता था। हमें सुपर जीन को शामिल करने के लिए अपने शरीर की आवश्यकता थी ताकि हम जीन हॉल में देवताओं से लड़ सके और उन्हें हमेशा के लिए मार सके। वीर के कुछ कहने से पहले हॉरिजॉन्टल ईवल ने आगे कहा, मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है, इसलिए मैं तुम्हें सुपर जीन की सच्ची प्रकृति नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। इसके साथ तुम अपने लिए सच्चाई को उजागर करना शुरू कर सकते हो। अगर तुम काफी भाग्यशाली हो तो तुम ये पता लगाने में सक्षम हो सकते हो कि सुपर जीन वास्तव में क्या है। अगर तुम भाग्यशाली नहीं हो तो इसे दूसरों को तब तक सौंपते रहो जब तक कि कोई अंततः ये जानने में सक्षम न हो जाए कि सुपर जीन वास्तव में क्या है। जब वीर ने यह सुना तो उनका शरीर हिल गया। हॉरिजॉन्टल ईवल द्वारा उल्लिखित अच्छा भाई सेक्रेड लीडर हो सकता था। वीर ने सोचा कि जिस चीज की उन्हें जरूरत थी वह सेक्रेड लीडर के हाथों में थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हॉरिजॉन्टल ईवल वास्तव में रहस्य के नियंत्रण में होंगे, और वह अब इसे वीर को देने जा रहे थे। हॉरिजॉन्टल ईवल चुप हो गए और अपने हाथ उठाए। उन्होंने धातु के खंभे को पकड़ा जो उनकी छाती में ड्रिल कर रहा था। फिर धीरे धीरे इसे ऊपर और अपने शरीर से दूर धकेलना शुरू कर दिया। हॉरिजॉन्टल ईवल जो कर रहे थे उसके कारण धातु का खंभा चमकने लगा। ये उनके हाथों में हिल गया, जैसे कि ये हताश होकर उनके अंदर ड्रिल करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हॉरिजॉन्टल ईवल ने अब खंभे को मजबूती से अपनी पकड़ में ले लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि खंभा कितनी तेजी से चमका या वो कितना उनके अंदर वापस जाना चाहता था। हॉरिजॉन्टल ईवल अभी भी इसे अपने हाथों से हटाने में सक्षम थे। बूम! जब अंतिम धातु हॉरिजॉन्टल ईवल की छाती से मुक्त हुई तो वीर को आखिरकार एहसास हुआ कि धातु का खंभा वास्तव में एक विशाल भाला स्पीयर था। वह भाला हॉरिजॉन्टल ईवल के हाथों में एक सांप की तरह मचल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये उसकी पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विशालकाय ने जोर से दबाव डाला, भाले को अपनी जगह पर टिका दिया। हॉरिजॉन्टल ईवल पहाड़ से गिर पड़े और वीर ने सोचा, अगर तुम्हारे पास खुद को मुक्त करने की शक्ति थी तो तुम इतने सालों तक यहां क्यों फंसे रहे? और वे सभी ब्रेक्स कीज तुम्हें मुक्त करने की कोशिश में इतने सालों तक यहां रखे गए थे। हॉरिजॉन्टल ईवल के भाग जाने के बाद उनकी छाती के घाव जल्दी से भर गए, चीरों के खुले किनारे बंद हो गए और उसके तुरंत बाद उनकी छाती पर एक भी निशान नहीं बचा था। लेकिन एक बार जब हॉरिजॉन्टल ईवल मुक्त हो गए तो पहाड़ हिलने लगा। ये केवल पहाड़ ही नहीं था, उनके चारों ओर फैला हुआ समुद्र जहां तक आंख देख सकती थी अशांत और जंगली होने लगा। ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो रही है। हॉरिजॉन्टल ईवल समुद्र की लहरों पर खड़े थे। उन्होंने भाले को अपने हाथों में पकड़ा और उन्होंने आकाश की ओर अवहेलना में दहाड़ लगाई। उनकी आवाज ने पूरे क्षेत्र को और भी अधिक हिलने वाला बना दिया। वीर उड़ रहे थे, लेकिन शोर की सरासर मात्रा ने उन्हें आकाश से गिरा दिया। चिल्लाना बंद करो, मैं मरने वाला हूं। वीर को ऐसा लगा जैसे शोर के कारण उनकी छाती खून से भर रही है। उनके 11 अंग ऐसे महसूस हुए जैसे वे फटने वाले हैं। उन्हें क्षतिग्रस्त ध्वनिकी के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वह मदद नहीं कर रहा था। वीर की आवाज उस गड़गड़ाहट वाली दहाड़ की तुलना में एक चींटी की तरह थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना चिल्लाते थे, वो खुद को भी नहीं सुन सकते थे। जैसे ही वीर ने सोचा कि वो उस चिल्लाहट के कारण मरने वाले हैं,
हॉरिजॉन्टल ईविल आखिरकार रुक गए। वीर ने तुरंत राहत महसूस की। उन्हें खांसी हुई और उनके होठों पर गहरा खून बह गया। वो हॉरिजॉन्टल ईविल को देखने के लिए वापस खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि विशालकाय कुछ कहने वाला था, लेकिन हॉरिजॉन्टल ईविल ने बस भाला उठाया, नुकीले हिस्से को अपनी छाती की ओर मोड़ा और हथियार को अपने दिल से होते हुए जोर से मारा। ब्लेड ने सीधे हॉरिजॉन्टल ईविल के दिल से फिर से मुक्का मारा, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। भाले को वापस बाहर निकालने के बाद उन्होंने अपना हाथ घाव में डाल दिया। उन्होंने थोड़ा चारों ओर खोजा, फिर कुछ बाहर निकाला। इसे लो। अब से अस्तित्व में हर देवता तुम्हारा दुश्मन होगा। तुम्हें पसंद हो या नहीं, ये तुम्हारी नियति है, और ये एक ऐसी नियति है जिससे तुम अब बच नहीं सकते। हॉरिजॉन्टल ईविल ने अपनी मुट्ठी खोली और कुछ ऐसा जो उल्का जैसा दिखता था वीर की ओर उड़ता हुआ आया। जब वीर ने अपनी ओर उड़ने वाली वस्तु की गति और विशाल शक्ति को देखा तो उनका दिल उनके गले में आ गया। वो वस्तु को पकड़ने के लिए चले, लेकिन जब वो उनके हाथों में उतरा तो उसने उनके त्वचा को एक पंख जितना धीरे से छुआ। वीर जानते थे कि ये हॉरिजॉन्टल ईविल थे जो वस्तु की उड़ान को नियंत्रित कर रहे थे, इसलिए उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ खोले और उस चीज पर एक नजर डाली तो वीर की सांस उनकी छाती में अटक गई। उन्होंने हैरानी भरी श्रद्धा में अपने हाथों को घूर कर देखा। वीर एक ब्लैक क्रिस्टल पकड़े हुए थे। वह इसके आकार, माप और वजन से परिचित थे। कुछ मायनों में कोई भी इससे उनसे ज्यादा परिचित नहीं हो सकता था। वो ब्लैक क्रिस्टल उसी के समान था जिसे उन्होंने इतने समय पहले काले कवच वाले कीट के पेट से लिया था। अगर वीर ने पहले से ही उस ब्लैक क्रिस्टल को अवशोषित नहीं किया होता और उससे ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर प्राप्त नहीं किया होता तो उन्होंने सोचा होता कि यह बिल्कुल वैसा ही है। क्या हो रहा है? जिस चीज का हॉरिजॉन्टल ईविल उल्लेख कर रहे थे वो ब्लैक क्रिस्टल है। क्या ये ब्लैक क्रिस्टल उसी के समान है जिसे मैंने सैंक्चुरीज के अंदर पाया था? क्या इसमें भी एक ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर है? वीर का दिमाग अस्तव्यस्त था और उन्होंने इस रहस्योद्घाटन पर विचारों को तैयार करने की कोशिश की। तुम्हें अब चले जाना चाहिए। इस जीवन के बाद कोई और हॉरिजॉन्टल ईविल नहीं होगा। ब्रेक्सकीज अब मौजूद नहीं रहेंगे। हॉरिजॉन्टल ईविल की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनमें आग लगी हो, और वह आकाश में सूर्य घड़ी की ओर देखने के लिए मुड़े। वीर ने उस आदमी से और कुछ नहीं पूछा। हॉरिजॉन्टल ईविल अचानक कूद गए, अंतरिक्ष को तोड़ दिया और आकाश में बैठे सूर्य की ओर गोली मार दी। उनके हाथ में पकड़ा धातु का भाला उठा हुआ था और सूर्य घड़ी की ओर इशारा कर रहा था। अब आखिरकार वीर को इस अजीब दुनिया में क्या हो रहा था, इसका कुछ हिस्सा समझ में आ गया। ब्रेक्सकीज अपने पूरे जीवन में पहाड़ खोद रहे थे, हॉरिजॉन्टल ईविल को बचाने की उम्मीद में, लेकिन हॉरिजॉन्टल ईविल ने उनकी वजह से खुद को पहाड़ से पिन करने की अनुमति दी थी। उन्होंने खुद को प्रताड़ित होने दिया। उनके पास भागने की शक्ति थी, लेकिन अगर वो भाग गए तो उस दुनिया के विशालकाय मर जाएंगे। इसलिए हॉरिजॉन्टल ईविल हर समय वहां थे। जब वीर पहाड़ से दूर उड़ गए और खुद को महलों के बीच पाया तो उन्होंने पाया कि वे अब लहरों से सुरक्षित नहीं थे। पानी की विशाल दीवारों ने महलों पर हमला किया, धीरे धीरे उन्हें गहराई में नीचे खींच लिया। वीर के देखते ही विशालकाय का मांस उतर रहा था, जिससे पीछे केवल कंकाल के अवशेष बचे थे। कितना क्रूर अभिशाप! ये बहुत बीमार है। हॉरिजॉन्टल ईविल को जीवित रहने के लिए फंसे रहना पड़ा, और अगर वह भाग गए तो वे मिनटों में अपनी हड्डियों तक सड़ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल ईविल अपनी जाति को विलुप्त होते नहीं देखना चाहते थे, लेकिन कौन जानता है कि उन्हें उस पहाड़ पर कितने समय तक प्रताड़ित किया गया। मृत या जीवित, उनका पूरा अस्तित्व दर्द बन गया था। यह अब तक की सबसे भयानक यातना होनी चाहिए। वीर ने आह भरी। वो उन विशाल हड्डियों को और नहीं देखना चाहते थे। वो फोर शीप क्यूब की ओर तेजी से उड़ गए। बूम!
वीर फोर शीप क्यूब तक पहुंच पाते इससे पहले उन्होंने एक विस्फोट सुना। उनके चारों ओर सब कुछ तेज रोशनी से ढक गया। उस चमकदार विस्फोट के भीतर वो अपनी उंगलियों को भी नहीं देख सकते थे। सदमे की लहर ने पूरे आयाम को हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे परिदृश्य को सिर के बल कर दिया गया है, जिसमें पानी अब आकाश में है। वीर ने ऊपर देखते हुए अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई डाली। आकाश में अजीब सूर्य घड़ी टूट गई थी और हॉरिजॉन्टल ईविल अभी भी भाला पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे। टूटी हुई सूर्य घड़ी से आग की लहरें सुनामी की तरह बाहर निकल गई। वीर को तुरंत पता चला कि वह जिस शक्ति को देख रहे थे वो उस शक्ति से अधिक थी जिसे एक डिफाइड एलीट अधिकतम शक्ति पर उतार सकता था। वीर वहां रहने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने तेजी से गति बढ़ाई, फोर शीप क्यूब की ओर दौड़ते हुए। 1 अरब वर्षों तक लाल धूल की रखवाली करने के बाद एक भाला एक भूत और देवता को मारने के लिए आकाश को तोड़ता है। हॉरिजॉन्टल ईविल चिल्लाए। उनकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, लेकिन वीर उन्हें अब और नहीं देख सकते थे। आग की लहरें आकाश में बह गई, लेकिन वीर ने देखने के लिए धीमा होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनके पास हॉरिजॉन्टल ईविल से पूछने के लिए कई और सवाल थे। अब उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कांस्य भेड़ के सिर पर कदम रखते ही आकाश में अजीब दृश्य पर आखिरी बार नजर डाली। फिर वो फोर शीप क्यूब के माध्यम से उस रहस्यमय दुनिया से टेलीपोर्ट हो गए। वीर जानना चाहते थे कि अंत में हॉरिजॉन्टल ईविल के साथ क्या हुआ, लेकिन वो वापस नहीं जा सकते थे। उन्होंने ब्लैक क्रिस्टल पकड़ा और उनका दिल बीमार और उदास महसूस हुआ। ये ब्लैक क्रिस्टल, क्या ये वास्तव में पहले वाले जैसा है जो मुझे मिला था? वीर ने अपनी उंगलियों से ब्लैक क्रिस्टल को रगड़ा। वो एहसास इतना वास्तविक था। ये नकली नहीं हो सकता था। ये शर्म की बात है कि मैं अभी सैंक्चुरीज में वापस नहीं जा सकता, अन्यथा मैं एक प्राणी को पकड़ सकता था और इस क्रिस्टल को खिला सकता था। तब मैं पुष्टि कर सकता था कि यह वास्तव में वही ब्लैक क्रिस्टल है जिसे मैंने बहुत पहले पाया था। वीर ने सोचने के बाद कहा। अचानक वीर की आंखें एक विचार के साथ चमक उठीं। मेरे पास पृथ्वी ग्रीक के जीवों तक पहुंच नहीं है, लेकिन सीमा के भीतर जेनोजेनिक्स है। अगर मैं एक को पकड़ता हूं और क्रिस्टल का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करता हूं, तो इससे वही परिणाम मिल सकते हैं। एक बार जब वीर ने फैसला किया कि क्या करना है, तो उन्हें अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ा। वह बस स्टार ट्री से एक किंग क्लास स्टार बीटल को पकड़ लेंगे। वीर थोड़ी देर बाद स्टार ट्री पर पहुंचे, लेकिन आधे दिन की खोज के बाद वो एक भी स्टार बीटल को ढूंढने में विफल रहे। चूंकि स्टार बीटल्स अब एक विकल्प नहीं थे, वीर ने तय करने की कोशिश की कि वह और कहां देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि स्टार बीटल्स अभी तक वापस नहीं आए हैं। उन्होंने खुद से बड़बड़ाया। मुझे लगता है कि मैं उनकी खोज जारी रखने के बारे में भूल जाऊंगा। वीर ने अपना सिर ऊपर उठाया जब उन्होंने स्टार ट्री के पास एक उपस्थिति को देखा। जब दूर का आंकड़ा करीब आया, तो उन्होंने पहचान लिया कि यह एक्सट्रीम किंग से ग्रू थे। ये स्टार ट्री है। नेता की अनुमति के बिना तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकते। वीर ने ग्रू के मार्ग को रोकते हुए कहा। वास्तव में वीर को वास्तव में आदमी को चेतावनी नहीं देनी पड़ी। स्टार ट्री के चारों ओर पहले से ही एक मुहर थी। अगर कोई प्राणी बिना अनुमति के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो एक अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड लेक पर ढूंढ रहा था, ग्रू ने जवाब दिया। मैं तुम्हें वहां नहीं ढूंढ पाया, इसलिए मैंने सोचा कि तुम यहां हो सकते हो। ऐसा लगता है कि मैं सही था। तुम मुझे क्यों ढूंढने आए हो? वीर ने अपने चेहरे को ध्यान से तटस्थ रखते हुए पूछा। उनके और एक्सट्रीम किंग के बीच एक गहरा बैर था। अगर ग्रू जैसा एक्सट्रीम किंग उन्हें ढूंढने आया था, तो ये उनके लिए सतर्क रहने का पर्याप्त कारण था। ग्रू मुस्कुराए। कृपया मुझे गलत मत समझो। मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है। मेरे लोगों का तुमसे बैर है, लेकिन हम में से सभी को नहीं लगता कि ये एक ऐसा मामला है जिसे खून खराबे से सुलझाया जाना चाहिए।
वीर तुरंत समझ गए कि ग्रू का क्या मतलब है। एक्सट्रीम किंग के भीतर कई गुट थे। सबसे मजबूत गुट बाई परिवार था, वह समूह जिसका नेतृत्व किंग बाई ने किया था। बाओ गुट भी था, जिससे वीर हाल ही में परिचित हो गए थे। वे किंग बाओ की रक्त रेखा से थे। हालांकि वे अब सच्चे रॉयल्टी नहीं थे। बाओ परिवार का अभी भी एक्सट्रीम किंग के दिलों और दिमागों पर बहुत प्रभाव था। उन दो महान गुटों के अलावा अन्य समूह भी थे। एक्सट्रीम किंग के भीतर राजनीतिक स्थिति काफी जटिल थी, और एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते वीर कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे कि चीजें वहां कैसे काम करती हैं। वीर नहीं जानते थे कि ग्रू किस गुट से संबंधित थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पार्टी को वीर या उनके द्वारा किए गए कामों से कोई परेशानी नहीं थी, या कम से कम वे सक्रिय रूप से संघर्ष शुरू करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। तो क्या है? वीर ने लगभग ग्रू को रेशम कीट मुकाबले में मार दिया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि ग्रू इतने उदार होंगे कि वो सब कुछ भूल जाएं और एक अच्छी बातचीत के लिए आए। ग्रू गंभीर दिखे जैसे उन्होंने कहा, मुझे एक अकेला प्रिमिटिव डीफाइड मिला है। मैं इसे खुद मारने की अपनी क्षमता में आश्वस्त नहीं हूं, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि हम इसे एक साथ मार सकते हैं। ये एक अच्छा विचार नहीं लगता है, वीर ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा। दोनों पुरुषों के बीच बिल्कुल कोई भरोसा नहीं था, और इसके शीर्ष पर वे पिछली बार मिले थे जब वे दुश्मन थे। भले ही वे एक दूसरे के साथ दोस्ताना थे, एक डीफाइड प्राणी को मारकर प्राप्त लूट को दो लोगों के लिए समान रूप से विभाजित करना हमेशा मुश्किल होता था। ग्रू देख सकते थे कि वीर किस बात की चिंता कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने कहा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरा वास्तव में तुम्हारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। सच कहूं तो मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें मेरे साथ एक ज़ेनोजेनिक को मारने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं इसे खुद नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारे चाकू कौशल को फिर से देखना चाहूंगा। मैं तुमसे सीखना चाहता हूं। लूट के संबंध में यह चिंता का कारण नहीं है। जो भी पुरस्कार हमें प्राप्त होते हैं, हम उन्हें हमारे बीच समान रूप से विभाजित कर सकते हैं, आधा आधा। वीर बिना बोले ग्रू को घूरते रहे। वो अभी भी हिचकिचा रहे थे। एक्सट्रीम किंग के बीच ग्रू जैसे अपवाद थे, ऐसे लोग जो वास्तव में वीर कौन थे या उन्होंने क्या किया था, इससे परेशान नहीं थे। हालांकि वीर के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या ग्रू वास्तव में ऐसा महसूस करते थे। यह बदला लेने के लिए कुछ गुप्त चाल हो सकती है। अगर वह ग्रू के साथ गए तो वह एक जाल में चल सकते थे। इस पर कुछ और समय सोचने के बाद वीर ने ग्रू के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया। मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास करने के लिए अन्य चीजें हैं। मैं तुम्हारे साथ ज़ेनोजेनिक्स का शिकार करने नहीं जा सकता। ग्रू निराश दिखे, लेकिन वह समझ गए कि वीर किस बात की चिंता कर रहे थे। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तब मैं तुम्हें मेरे साथ शामिल होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर तुम फैसला करते हो कि तुम एक ज़ेनोजेनिक का शिकार करना चाहते हो, तो तुम हमेशा आ सकते हो और मुझे ढूंढ सकते हो। ग्रू को जाते हुए देखने के बाद वीर ने आउटर स्काई का एक नक्शा निकाला। आउटर स्काई की संपूर्णता इतनी बड़ी थी कि उसे इतने छोटे नक्शे द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता था, इसलिए डोमेन का केवल एक छोटा सा हिस्सा खींचा गया था। इसमें वेरी हाई के रहने वाले क्वार्टर, स्टार ट्री और अंडरवर्ल्ड लेक शामिल थे। ये वे स्थान थे जिनसे वीर पहले से ही परिचित थे। हालांकि इस पर कुछ निशान थे जहां वीर कभी नहीं गए थे। वे उन स्थानों का उल्लेख करते थे जहां डरावनी ज़ेनोजेनिक्स मिल सकती थी। वीर ने थोड़ी देर के लिए नक्शे की जांच की। उन्होंने स्टार ट्री के पास एक जगह पाई जिसे फुल मून रिवर कहा जाता था। उन्होंने ब्लैक क्रिस्टल का परीक्षण करने के लिए एक किंग क्लास ज़ेनोजेनिक को पकड़ने के लिए वहां जाने का फैसला किया। उन्होंने संक्षेप में ब्लैक क्रिस्टल को खुद पर परीक्षण करने के लिए निगलने पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने जल्दी से निष्कर्ष निकाला था कि इस तरह की जल्दबाजी वाली कार्रवाई करना मूर्खतापूर्ण होगा।
आउटर स्काई में कई डरावनी जेनोजेनिक्स थी, लेकिन वेरी हाई के रहने वाले स्थानों के करीब के स्थानों में केवल किंग क्लास और उससे नीचे की जेनोजेनिक्स थी। फुल मून रिवर ऐसी ही एक जगह थी। वहां कोई डीफाइड्स नहीं थे, लेकिन नदी क्षेत्र में कई किंग्स थे। उनमें से एक वीर के लिए पकड़ने और परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करने के लिए एकदम सही होगा। वीर फुल मून रिवर के ऊपर उड़ गए, आकाश में ऊंचे क्षेत्र की जांच कर रहे थे। आसपास का इलाका कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों की एक श्रृंखला में लुढ़का हुआ था जो नदी से दूर तक फैला हुआ था। वीर अभी अभी फुल मून रिवर पर पहुंचे थे जब उन्होंने एक चट्टान के ऊपर एक राइनो जेनोजेनिक को खड़े देखा। बर्फ सफेद प्राणी खड्ड को घूर रहा था। वीर यह नहीं बता सकते थे कि वह क्या देख रहा था। वीर ने जानवर की टकटकी का पालन किया, लेकिन नीचे केवल बादल थे। वे इतने मोटे थे कि उनके माध्यम से कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। जब वीर सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बादलों के भीतर कुछ हलचल देखी। एक नया जेनोजेनिक, जो एक मछली और एक सांप के कुछ अजीब संकर जैसा दिखता था, बादलों से बाहर उड़ गया। वो जेनोजेनिक अपने सिर पर सींगों के साथ एक विशाल सांप जैसा था। उसके कोई पंजे नहीं थे, लेकिन उसकी पीठ से पंख फैले हुए थे। ये एक बहुत ही अजीब दिखने वाला प्राणी था। जब ये बादलों से बाहर उड़ गया, तो इसने चट्टान पर खड़े राइनो पर चिल्लाया। राइनो और उड़ने वाला सांप जल्द ही चट्टान के किनारे लड़ रहे थे। वीर देख सकते थे कि उनमें से कोई भी बहुत मजबूत नहीं था। वे सिर्फ दूसरे या तीसरे टियर के किंग्स थे। ये लड़ाई देखने में बहुत दिलचस्प नहीं होगी। उन्होंने एक को चुनने और अपना परीक्षण करने से पहले एक के घायल होने तक इंतजार करने की योजना बनाई, लेकिन वीर ने उन्हें थोड़ी देर देखने के बाद उन्हें एक झटका लगा। राइनो की त्वचा बहुत मोटी थी और इसमें पथरीली शक्ति थी। ये इतना कठिन था कि यह उस स्तर पर वीर ने कभी नहीं देखा था। लेकिन अजीब सांप की क्षेत्र शक्ति, एरिया पावर, भी एक आश्चर्य था। अजीब सांप भी सफेद था। उसका शरीर जेड जैसी सामग्री से नहीं बना था जिसने राइनो को बनाया था, लेकिन यह किसी प्रकार की धुंधली रोशनी से चमकता था। रोशनी ने इसके चारों ओर एक बड़ी मुहर बनाई। उस मुहर के भीतर भले ही राइनो ने इसे कितना भी नुकसान पहुंचाया, सांप सभी घावों को ठीक कर सकता था। वास्तव में उसकी चोटें इतनी जल्दी बंद हो गई कि वीर मुश्किल से अपनी आंखों से उपचार शक्ति को ट्रैक कर सकते थे। एक क्षेत्र शक्ति जो ठीक करती है, वीर ने खुद से बड़बड़ाया। इस तरह की क्षेत्र शक्ति दुर्लभ थी। वीर, तुम यहां क्यों हो? वीर लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए थे, जब उनकी आंख के कोने से उन्होंने किसी को अपनी ओर उड़ते देखा। आकृति दूर से उन्हें हिला रही थी। ये ग्रू थे, जिन्हें उन्होंने अभी अभी पहले मना कर दिया था। मैं काम से यहां हूं। तुम यहां क्यों हो? वीर ने पूछा। मैंने जिस डीफाइड जेनोजेनिक का उल्लेख किया था, वो यहीं आसपास है। चूंकि तुमने कहा था कि तुम व्यस्त थे, मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा और इसे खुद नीचे ले जाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे यहां तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या संयोग है? ग्रू मुस्कुराए। यह बहुत असंभावित लगता है कि यह मुलाकात संयोग से हुई है, वीर ने अपने दिल में सोचा। ग्रू नहीं जानते थे कि वीर क्या सोच रहे थे। उन्होंने नीचे दो जेनोजेनिक्स को देखा और कहा, एक मून राइनो और एक इमॉर्टल ड्रैगन। वे दुर्लभ जेनोजेनिक्स हैं, लेकिन यह शर्म की बात है कि वे केवल किंग क्लास हैं। अगर वे डीफाइड होते तो वे बहुत पैसे के लायक होते। ये विशेष रूप से इमॉर्टल ड्रैगन के लिए सच होगा। अगर एक इमॉर्टल ड्रैगन डीफाइड बन सकता है, तो उसकी सब्सटेंस चेन्स दूसरों को भी व्यावहारिक रूप से अमर बना सकती है। जब तक इमॉर्टल ड्रैगन अपनी शक्ति बरकरार रखता है, तब तक वह जिसकी रक्षा करने की कसम खाता है, वो अनिवार्य रूप से अजेय होता है। ये शर्म की बात है कि डीफाइड इमॉर्टल ड्रैगन्स अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। मेरे सीखे हुए पूरे इतिहास में मैंने केवल 3 डीफाइड इमॉर्टल ड्रैगन्स के बारे में सुना है।
किंग क्लास में उनकी शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं? वीर ने जिज्ञासा से पूछा। ग्रू ने सिर हिलाया। किंग क्लास इमॉर्टल ड्रैगन्स के पास एक अच्छी एरिया पावर होती है, लेकिन क्षमता केवल कुछ बाहरी आघात को ठीक करने के लिए उपयोगी है। अधिकांश अभिजातों के लिए यह बहुत उपयोगी नहीं है। अकेले उस क्षमता के लिए जीवों में से एक को पालतू बनाना मुश्किल से इसके लायक है। हालांकि डिफाइड इमॉर्टल ड्रैगन्स एक अलग कहानी है। वे आपको सभी प्रकार की स्थितियों में जीवित रख सकते हैं। कई डिफाइड एलीट्स एक डिफाइड इमॉर्टल ड्रैगन रखना चाहेंगे। कोई भी ऐसी चीज चाहेगा जिसमें उनके जीवन को बचाने की क्षमता हो। जब उन्होंने ग्रू को यह कहते सुना तो वीर का दिल उछल पड़ा। उन्होंने खुद से सोचा, यह बहुत भाग्यशाली है कि मुझे अपने परीक्षण में उपयोग करने के लिए यह इमॉर्टल ड्रैगन मिला है। अगर ब्लैक क्रिस्टल वास्तव में काम करता है तो शायद मैं एक डिफाइड इमॉर्टल ड्रैगन प्राप्त कर सकता हूं। भाई वीर, जिस डिफाइड जेनोजेनिक को मैं मारना चाहता हूं वो फुल मून रिवर में है। यह यहां से केवल 200 मील दूर है। अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या हम वहां जा सकते हैं? ग्रू ने आशा से वीर से कहा। मैं एक जेनोजेनिक को माउंट के रूप में लेना चाहता हूं। तुमने मुझे जो बताया है उसके आधार पर इमॉर्टल ड्रैगन बहुत बुरा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं उस इमॉर्टल ड्रैगन को पकड़ लूंगा। एक बार जब मेरे पास इमॉर्टल ड्रैगन होगा, अगर तुमने अभी भी अपने दम पर डिफाइड जेनोजेनिक को नहीं मारा है तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए जा सकता हूं। अगर ग्रू का जेनोजेनिक वास्तव में इतना पास था तो वीर उसके पीछे जाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। जरूर, मैं यही रुकूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह सिर्फ एक इमॉर्टल ड्रैगन है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम इसे आसानी से प्राप्त कर लोगे। ग्रू मुस्कुराए। वीर को परवाह नहीं थी कि वह आदमी रुका। दूसरों को यह पता चलने में केवल कुछ ही समय लगेगा कि वह एक जेनोजेनिक को पकड़ रहे थे। इसे छिपाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन नहीं इसकी कोई आवश्यकता थी। वे दोनों थोड़ी देर वहीं इंतजार करते रहे। इमॉर्टल ड्रैगन मून राइनो से लड़ रहा था। अपनी अमर क्षेत्र शक्ति के सक्रिय होने के साथ इमॉर्टल ड्रैगन राइनो के हमलों के लिए अभेद्य था। अंत में वीर और ग्रू ने इमॉर्टल ड्रैगन को अपना मुंह खोलते हुए और बुरी तरह से घायल मून राइनो को गला घोंटते हुए देखा। राइनो का शरीर इमॉर्टल ड्रैगन के शरीर से बहुत बड़ा था। इमॉर्टल ड्रैगन ने अपने दुश्मन को निगलने के बाद उसका शरीर एक बड़े गुब्बारे की तरह फैल गया। वीर को आश्चर्य हुआ कि क्या ड्रैगन वास्तव में इतनी बड़ी चीज को पचा सकता है, लेकिन वीर के लिए यह एक बहुत अच्छा अवसर था। इमॉर्टल ड्रैगन ने पूरे मून राइनो को खा लिया था और अब वो अपने भोजन को पचाने के लिए बैठ गया था। वह अपने आसपास पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वीर उसकी ओर उड़ गए और अपनी चाकू से रेशम की एक सरनी निकाली। वीर ने अपनी उंगली उठाई और चाकू रेशम ने इमॉर्टल ड्रैगन को बांध दिया। इमॉर्टल ड्रैगन भयभीत था। वो डर से कांप गया, लेकिन जब उसने दूर भागने की कोशिश की तो चाकू रेशम कस गया और प्राणी के शरीर में कट गया। हालांकि उसका क्षेत्र भद्दा रूप से शक्तिशाली था। अगर ड्रैगन खुद को टुकड़ों में काट लेता तो इससे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। एक बार जब वह ठीक हो गया तो प्राणी ने फिर से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की। हालांकि वो कटने के बारे में चिंतित था। आखिरकार इमॉर्टल ड्रैगन को एहसास हुआ कि वो खुद को मारे बिना चाकू रेशम से बच नहीं सकता। वो हिलना बंद कर दिया, सावधानी से अपने शरीर के चारों ओर घूमते चाकू रेशम को न छूने की कोशिश कर रहा था। ये काफी बुद्धिमान लगता है, वीर ने हंसते हुए कहा, और फिर उन्होंने एक हाथ उठाया और चाकू रेशम पर धीरे धीरे खींचा। इमॉर्टल ड्रैगन ने तुरंत खिंचाव का जवाब दिया, रेशम को फिर से कसने से रोकने के लिए जमीन पर आगे सरकते हुए। लेकिन मून राइनो अभी भी प्राणी के पेट में था। उसके पेट की गोलाई ने इमॉर्टल ड्रैगन के लिए आगे सरकना मुश्किल बना दिया। वो बहुत धीमी गति से चला और चाकू रेशम जानवर के तराजू में कट गया। प्रत्येक कट के कारण प्राणी ने एक गंदी चीख जारी की। तुम अच्छे हो,
भाई वीर, इन रेशमों को बनाने और उन्हें शानदार सटीकता के साथ नियंत्रित करने की शक्ति, तुम एक वास्तविक डीफाइड एलीट की प्रतिभा से ज्यादा दूर नहीं हो। ग्रू ने उनकी प्रशंसा की। तुम इसे मोटा कर रहे हो। वीर अभी भी संदिग्ध थे कि ग्रू दुष्प्रेरक उद्देश्यों को आश्रय दे सकते हैं। भले ही ग्रू बाई परिवार का हिस्सा नहीं थे, एक्सट्रीम किंग के भीतर कई थे जो वीर से नफरत करते थे। वीर को संदेह था कि ग्रू उतने अलग थे जितना वह लग रहा था। लेकिन अब जब वो ग्रू के साथ जाने के लिए सहमत हो गए थे, तो उनके पास अब अपने उद्यम में देरी करने का कोई बहाना नहीं था। उन्होंने इमॉर्टल ड्रैगन को चाकू रेशम में फंसा छोड़ दिया। हर घंटे जो वो कैद में बिताता था, वो उसके दिमाग को पीसता था। वीर फिर ग्रू का अनुसरण करने के लिए फुल मून रिवर के गहरे ऊपर मुड़ गए। वीर को अभी भी संदेह था कि ग्रू की आस्तीन में एक साजिश हो सकती है, लेकिन जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो वीर को यह जानकर राहत मिली कि नदी के किनारे वास्तव में एक डीफाइड जेनोजेनिक था। वो जेनोजेनिक एक भेड़िए जैसा दिखता था। उसके बाल भूरे थे, लेकिन उसकी 4 आंखें थी। उसके नुकीले हुक की तरह थे। जानवर बेहद बुरा लग रहा था। जैसे ही वे नदी के ऊपर गए, ग्रू ने वीर को बताया था कि डीफाइड जेनोजेनिक आंख कौशल के साथ प्रतिभाशाली था। उसकी आंखें एक अविनाशी ईश्वरीय प्रकाश जारी करती थी। प्राणी के हमले चौंकाने वाले रूप से तेज थे। ग्रू अकेले ज्यादा देर तक नहीं टिकते। 4 आंखों वाले भेड़िए ने ग्रू को देखा और वो गुस्से में चिल्लाया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी 4 आंखें चौड़ी खुली और उनके अंदर एक अजीब हरी रोशनी चमकने लगी। जानवर ने अचानक 4 हरे बीम जारी किए जो सीधे ग्रू की ओर गोली मार दी। जाहिर है, 4 आंखों वाला भेड़िया वास्तव में ग्रू से नफरत करता था। यह स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था जब ग्रू प्राणी को चुनौती देने आए थे। ग्रू को पहले से ही भेड़िए से निपटने का अनुभव था। जब उन्होंने प्राणी की 4 हरी रोशनी को आते देखा, तो उन्होंने एक ढाल निकाली और इसका इस्तेमाल अपने शरीर की रक्षा के लिए किया। ग्रू की ढाल अजीब तरह से नाजुक लग रही थी। ये एक चांदी के दर्पण जैसा दिखता था और ऐसा लगता था कि इसे तोड़ने के लिए एक ही मुक्का पर्याप्त होगा। लेकिन जब वे 4 डरावनी सब्सटेंस चेन्स अजीब ढाल से टकराईं, तो शीशे की चिंतनशील सतह ने उन्हें दूर उछाल दिया। ग्रू को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या मजबूत ढाल है, वीर ने प्रशंसा में कहा। ग्रू आधे डीफाइड थे, फिर भी वह एक डीफाइड जेनोजेनिक की सब्सटेंस चेन्स को ज्यादा कठिनाई के बिना विक्षेपित करने के लिए अपनी ढाल का उपयोग करने में सक्षम थे। जाहिर है, अजीब ढाल वास्तव में कुछ अद्वितीय थी। ग्रू हंसे। मिस्टर एक्सयूएन ने मुझे ये डीफाइड ट्रेजर उधार दिया। यह ढाल आंख कौशल और दृश्य कौशल को विक्षेपित कर सकती है। मैंने इसे उधार लिया ताकि मैं इस 4 आंखों वाले भेड़िए से निपट सकूं। यह शर्मनाक है, लेकिन दर्पण ढाल केवल 4 आंखों वाले भेड़िए की आंख की रोशनी को रोक सकती है। हालांकि यह मुझे अतिरिक्त गति प्रदान नहीं करता है और मैं अभी भी प्राणी के शारीरिक हमलों को रोक नहीं सकता। मैं इसे चोट नहीं पहुंचा सकता और फिर भी यह हर बार मुझे लगभग मार देता है। रुकने के बाद ग्रू ने वीर को देखा और कहा, भाई वीर, तुम्हारे पास अपोलो सेट है। कवच के पंखों द्वारा तुम्हें उपहार में दी गई गति के साथ तुम्हें भेड़िए के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम होना चाहिए। जब वह फिर से अपनी आंख की रोशनी का उपयोग करता है, तो मैं दर्पण ढाल का उपयोग करके अवरुद्ध करूंगा। तब तुम झपट्टा मारने और हमला करने के लिए उस अवसर का लाभ उठाना। जरूर, वीर ने सिर हिलाया। हालांकि वीर चुपचाप सोच रहे थे। मैंने अभी अभी बर्फ जीन कोर को अवशोषित किया है, जिसने मुझे कुछ नई शक्तियां दी होंगी। अब मैं इसे एक चक्कर दे सकता हूं और देख सकता हूं कि यह क्या करता है। भेड़िए की आंखों से निकलने वाली ईश्वरीय रोशनी ग्रू की ओर बिजली के 4 बोल्ट की तरह गोली मार दी। हालांकि ग्रू दृढ़ रहे। उन्होंने पहले ही अपना बचाव तैयार कर लिया था और जब 4 आंखों वाले भेड़िए ने हमला किया, तो ग्रू ने अपनी दर्पण ढाल उठाई।
हरी ईश्वरीय रोशनी सीधे दर्पण ढाल से टकराई, लेकिन वे दूर विक्षेपित हो गई। हमला ढाल को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था, और जैसा कि उन्होंने देखा, वीर को थोड़ी जलन महसूस हुई। इससे पहले कि 4 आंखों वाला भेड़िया फिर से हमला करने के लिए अपनी शक्ति इकट्ठा कर पाता, वीर ने अपनी चाल चली। उन्होंने तुरंत आइस जीन आर्ट को सक्रिय कर दिया, जो उन्हें हाल ही में प्राप्त हुआ था। हिमपात के टुकड़े उनके शरीर पर जम गए, और उन्होंने बर्फीली सब्सटेंस चेन्स को उजागर किया, जो सीधे 4 आंखों वाले भेड़िए की ओर बढ़ गई। 4 आंखों वाले भेड़िए ने अभी अभी अपनी आंख कौशल का उपयोग किया था, इसलिए उसके पास बर्फीली सब्सटेंस चेन से बचने का ज्यादा मौका नहीं था। हमले को रोकने की कोशिश करते हुए उसके शरीर पर एक नई रोशनी चमकी। हालांकि बर्फीली हवा प्रभावित नहीं हुई लगती थी। वीर की बर्फीली शक्ति 4 आंखों वाले भेड़िए के चारों ओर लिपटी हुई थी। अगर दूर से देखा जाता तो ये विशाल भेड़िए को ढकने वाली एक अर्ध पारदर्शी बर्फ की महिला की तरह दिखता। बर्फ की शक्ति ने तुरंत 4 आंखों वाले भेड़िए को जमा नहीं किया। हरी रोशनी अभी भी भेड़िए के शरीर के चारों ओर चमकती थी, और उसकी सब्सटेंस चेन्स बर्फ की शक्ति के खिलाफ लड़ी। क्या यह सब ताकत है जो यह आइस जीन आर्ट उजागर कर सकता है? वीर निराश थे। यह वैसा ही था जैसा वो अपने अपोलो सेट के साथ कर सकते थे। हमला कुछ भी खास नहीं था, और बर्फ की शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी। ये उनकी अपेक्षाओं से बहुत कम थी, ये तो निश्चित था। उन्होंने केवल एक बार हमला किया था, और आइस जीन कोर की शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उन्हें वैसे भी इसका फिर से उपयोग करने से पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। यह अपोलो सेट जितना अच्छा नहीं था, जो कहीं अधिक सुविधाजनक था। अगर यह सब आइस जीन कोर पूरा कर सकता था, तो उनके लिए आइस जीन कोर के साथ अभ्यास जारी रखने का कोई कारण नहीं था। वो बस अपने अपोलो सेट का उपयोग जारी रख सकते थे। समय बीतने के साथ बर्फीली हवा थोड़ी अधिक तीव्र होती जा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर हमला 4 आंखों वाले भेड़िए को जमाने में असमर्थ था। वीर ने सोचा कि सब खत्म हो गया है। आखिरकार 4 आंखों वाले भेड़िए ने आसानी से हमले को रोक दिया था। जब भेड़िया अपनी और ताकत बुलाएगा, तो वो बर्फ की शक्ति को नष्ट कर देगा। लेकिन चीजें एक अप्रत्याशित तरीके से विकसित हुई। 4 आंखों वाले भेड़िए के बर्फ की शक्ति से लड़ने के प्रयास बढ़े नहीं। इसके बजाय वे कमजोर हो गए, और वीर की बर्फीली शक्ति ने प्राणी को अधिक से अधिक प्रभावित किया। वीर चौंक गए। जैसा कि उन्होंने देखा, भेड़िए की 4 आंखें फड़फड़ाती दिखाई दी। वो बहुत नींद में लग रहा था। प्राणी किसी भी पल सोने वाला था। क्या बर्फ की शक्ति में शांत करने वाला प्रभाव भी होता है? वीर इससे खुश थे। 4 आंखों वाला भेड़िया बर्फ को रोक सकता था, लेकिन वह शांत करने वाली शक्ति का विरोध नहीं कर सका। उसकी इच्छा फीकी पड़ने लगी। हरी रोशनी मंद और मंद हो गई। प्राणी उस बर्फ की शक्ति को तोड़ नहीं सका जिसने उसे बंदी बना लिया था। बर्फ की शक्ति एक उग्र, विनाशकारी हमला नहीं थी। इसने बस लक्ष्य के शरीर के तापमान को कम कर दिया। भेड़िया थोड़ा थोड़ा करके ठंडा होता गया। कुछ ही समय बाद 4 आंखों वाला भेड़िया पूरी तरह से शामक के आगे झुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, सो गया, और एक बर्फ की मूर्ति की तरह जम गया। ग्रू भेड़िए को स्पष्ट रूप से सदमे में घूर रहे थे। वो मुड़े और एक अजीब स्वर में कहने से पहले लंबे समय तक वीर को देखा। ये एक बहुत शक्तिशाली आइस जीन आर्ट है। इसने पहले से ही सब्सटेंस चेन्स भी उत्पन्न कर दी है। क्या वह जीन आर्ट एक डिफाइड स्तर पर पहुंच गया है? वीर ने सिर हिलाया। जब मुझे ये प्राप्त हुआ तो मैं भाग्यशाली था। मैं एक डिफाइड जीन कोर पर अपना हाथ पाने में कामयाब रहा, और सौभाग्य से मैं इसे परिष्कृत करने और ये आइस जीन आर्ट प्राप्त करने में सक्षम था। ग्रू अधिक रुचि रखते थे, और उन्होंने कहा, तो शक्ति एक डिफाइड जीन कोर से आई। डिफाइड जीन कोर्स बहुत दुर्लभ है। यहां तक कि एक्सट्रीम किंग भी खुद को एक का दावा करने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली मानते हैं। और तब भी
केवल डीफाइड एलीट्स ही उन डीफाइड जीन आर्ट्स को सीख सकते हैं जो कोर प्रदान करते हैं। तुम्हारा भाग्य बहुत अधिक है, यह कुछ भी नहीं है। एक्सट्रीम किंग की शक्तियों के साथ मुझे यकीन है कि भाई ग्रू आसानी से डीफाइड जीन कोर्स प्राप्त करने में सक्षम होंगे, है ना? वीर ने ठंडा जवाब दिया। मुझे एक डीफाइड जीन केयर प्राप्त करने में परेशानी होगी, और भले ही मुझे किसी तरह एक मिल जाए, मैं डीफाइड बनने से पहले इसे अवशोषित नहीं कर पाऊंगा। यह कहने के बाद ग्रू चुप हो गए। फिर वह 4 आंखों वाले भेड़िए के पास गए। अब जब वह बर्फ में मजबूती से घिरा हुआ था, तो 4 आंखों वाला भेड़िया गहरी नींद में सो रहा था। हालांकि जमने वाली शक्ति ने वास्तव में प्राणी को नहीं मारा था, उसमें अभी भी एक जीवन शक्ति थी। ऐसा लगता है कि मुझे भाई वीर को इसे मारने के लिए कहना होगा, ग्रू ने कहा। वीर के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। अगर उन्होंने अपने अपोलो सेट का इस्तेमाल किया, तो उनके पास 4 आंखों वाले भेड़िए को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। साथ ही प्राणी अब हिल नहीं सकता था। यह वीर के हमले को रोकने के लिए शक्ति भी उत्पन्न नहीं कर सका। अपोलो सेट की शक्ति उजागर हुई। वीर ने सोते हुए 4 आंखों वाले भेड़िए की ओर वार किया, प्राणी की गर्दन के किनारे में गहराई से काटते हुए। हालांकि घाव से खून नहीं निकला, खून सब जम गया था। हमला किए जाने और बुरी तरह से घायल होने के बावजूद 4 आंखों वाला भेड़िया जागा भी नहीं। दर्द में चिल्लाने के बजाय वो गहरी नींद में रहा। वीर को भेड़िए का सिर काटने में 4 वार लगे। फिर 4 आंखों वाले भेड़िए की जीवन शक्ति गायब हो गई। डीफाइड जेनोजेनिक मारा गया। 4 आइड वुल्फ जेनोजेनिक जीन पाया गया। यह आइस जीन आर्ट बहुत शक्तिशाली है। इसमें बर्फ और शामक दोनों शक्तियां हैं। यह बहुत अच्छा है। वीर इसके प्रदर्शन से खुश थे। वह अब उन 2 आग जीन कोर्स को परिष्कृत करने के बारे में सोच रहे थे जो उन्हें प्राप्त हुए थे। ग्रू ने एक नई शक्तिशाली डीफाइड जीन आर्ट प्राप्त करने में वीर के अच्छे भाग्य की प्रशंसा की, लेकिन वह परेशान भी दिखे और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे चाकू कौशल को और देखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे मौका नहीं मिला। तुम चाकू कौशल कभी भी देख सकते हो। जेनोजेनिक को मारना मायने रखता है। हमारे सौदे के अनुसार मुझे इस 4 आंखों वाले भेड़िए के जेनोजेनिक जीन का आधा हिस्सा मिल रहा है ना? वीर ने कहा। बेशक, ग्रू ने सिर हिलाते हुए कहा। वीर ने भेड़िए को आधा काटने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। उनमें से प्रत्येक के पास भेड़िए के शरीर का आधा हिस्सा था जिसे वे अपने साथ घर ले जा सकते थे। एक बार उनका शिकार समाप्त हो जाने के बाद वीर वापस चले गए जहां इमॉर्टल ड्रैगन फंसा हुआ था। उन्होंने पाया कि वह अभी भी वहीं पड़ा हुआ था, अचल। वह चाकू रेशम से बहुत डरता था। वीर के रेशम ने प्राणी को बहुत दर्द दिया होगा। वीर ने चाकू रेशम हटा दिया। ग्रू के विदाई कहने के बाद वीर ने इमॉर्टल ड्रैगन को वापस स्टार ट्री ले लिया। जबकि आसपास कोई नहीं था, वीर ने ब्लैक क्रिस्टल निकाला और उसे इमॉर्टल ड्रैगन को खिला दिया। इमॉर्टल ड्रैगन अपना मुंह नहीं खोलना चाहता था, इसलिए वीर ने अधिक चाकू रेशम बुलाया और उन्हें प्राणी के चारों ओर कसकर बांध दिया। चाकू रेशम इमॉर्टल ड्रैगन के शरीर में दर्दनाक रूप से खोदे गए और जानवर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ऐसा करने में उसने अपना मुंह खोल दिया। वीर ने ब्लैक क्रिस्टल को ड्रैगन के मुंह में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने जानवर को निगलते देखा, उन्होंने चाकू रेशम जारी कर दिया। अगर ये एक जेनोजेनिक पर काम नहीं करता है, तो मुझे इसे सैंक्चुरीज के एक प्राणी पर उपयोग करना होगा। वीर ने जानवर को जमीन पर सपाट पड़े देखा। प्राणी पूरी तरह से पिटा हुआ लग रहा था, शरीर और आत्मा। 2 दिनों के बाद वीर ने कुछ आश्चर्यजनक होते हुए देखा। इमॉर्टल ड्रैगन के तराजू गिरने लगे और फिर उसके मांस पर नए तराजू दिखाई दिए। ये तराजू क्रिस्टल से बने थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात, सब्सटेंस चेन्स तराजू से उठने लगे।
हालांकि सब्सटेंस चेंज अभी तक पूरी नहीं हुई थी। ये एक बहुत स्पष्ट संकेत था। क्या ब्लैक क्रिस्टल वास्तव में इमॉर्टल ड्रैगन को डिफाइड बना सकता है? वीर उतने ही हैरान थे जितने वो खुश थे। कुछ ही दिनों में इमॉर्टल ड्रैगन की उपस्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। ये एक सांप की तरह था जो अपनी त्वचा की एक परत छील रहा था। तराजू गिरते रहे और हर बार जब वह निर्मोचन करता था तो उसका शरीर छोटा और छोटा होता जाता था। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर सिकुड़ता गया, उसके तराजू से उठने वाली सब्सटेंस चेंज अधिक परिभाषित हो गई। डिफाइड तक स्तर बढ़ाने की प्रक्रिया मक्खन की तरह चिकनी चल रही थी। अगर ब्लैक क्रिस्टल तुरंत एक जेनोजेनिक को डिफाइड तक बढ़ा सकता है तो यह बहुत डरावना है। तथ्य यह है कि ब्लैक क्रिस्टल सैंक्चुरीज में जीवों को प्रभावित कर सकता था, प्रभावशाली था, लेकिन यह बहुत चौंकाने वाला नहीं था। उन जीवों में अच्छे जीन्स होते हैं, लेकिन उनकी जीवन ऊर्जा कम होती है। हालांकि एक किंग क्लास जेनोजेनिक के डिफाइड बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा भारी होती है। केवल कुछ ही दिनों में इमॉर्टल ड्रैगन को डिफाइड तक बढ़ाकर ब्लैक क्रिस्टल ने खुलासा किया है कि इसमें वास्तव में भयानक मात्रा में शक्ति है। वीर ने खुद से सोचा। वह सदमे में थे। भले ही वीर ने खुद परीक्षण स्थापित किया था, फिर भी वो इसकी सफलता के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इमॉर्टल ड्रैगन का शरीर बदलता रहा और 10वें दिन प्राणी ऐसा लगा जैसे वो क्रिस्टल से बना हो। उसका शरीर प्रकाश में चमकता और जगमगाता था। जैसे ही उसने खुशी से सब्सटेंस चेंज उत्पन्न की, उसका शरीर शक्ति से चमक उठा। जानवर के चारों ओर पौधे पागलों की तरह बढ़ने लगे। वीर ने विस्मय में इस दृश्य को घूर कर देखा। ऐसा लगता है कि इमॉर्टल ड्रैगन वास्तव में डिफाइड बन रहा है, वीर ने सोचा। फिर उन्होंने इमॉर्टल ड्रैगन को दर्द में अपना सिर उठाते हुए देखा। उसने एक अजीब चीख निकाली और उसकी पवित्र सब्सटेंस चेन्स एक ज्वालामुखी की तरह फट गई। क्या अब यह स्तर बढ़ने वाला है? पवित्र प्रकाश सब्सटेंस चेन्स पूरी तरह से इमॉर्टल ड्रैगन के चारों ओर लिपट गई और प्राणी एक छोटे सूरज जैसा दिखता था। वीर को थोड़ा सिकुड़ना पड़ा, लेकिन वह अभी भी उस चकाचौंध भरी रोशनी के माध्यम से नहीं देख सका। वो केवल महसूस कर सकता था कि इमॉर्टल ड्रैगन कहाँ था। उसके चारों ओर एक परमाणु रिएक्टर की तरह डरावनी ऊर्जा घूम रही थी। वीर को उस प्रकाश की तीव्रता से घायल होने से बचने के लिए इमॉर्टल ड्रैगन से कुछ दूरी पर टेलीपोर्ट करना पड़ा। कुछ मिनट बाद डरावनी शक्ति फीकी पड़ने लगी। जब पवित्र प्रकाश इतना मंद हो गया कि वीर इमॉर्टल ड्रैगन को फिर से देख सके, तो उनका जबड़ा खुला रह गया। इमॉर्टल ड्रैगन चला गया था। केवल ब्लैक क्रिस्टल ही बचा था, उसी जगह पर जहां कुछ पल पहले इमॉर्टल ड्रैगन था। ये क्या है? अभी भी चकराए हुए वीर ने अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई को बुलाया और ब्लैक क्रिस्टल के आसपास के क्षेत्र की जांच की। इमॉर्टल ड्रैगन वहां नहीं था। इमॉर्टल ड्रैगन के सभी निशान गायब हो गए थे, जैसे कि प्राणी पूरी तरह से गायब हो गया हो। ब्लैक क्रिस्टल को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा था। यहां तक कि सांप के तराजू भी जो जमीन पर फैले हुए थे, गायब हो गए थे। वीर सावधानी से ब्लैक क्रिस्टल के बगल में चले। उन्होंने ब्लैक क्रिस्टल को देखा और देखा कि हालांकि ये अभी भी काफी हद तक वैसा ही दिखता था, वो अपनी क्रिस्टलीय गहराई के भीतर कुछ देख सकते थे। क्रिस्टल के अंदर एक छाया फीकी पड़ रही थी और ये इमॉर्टल ड्रैगन जैसा दिखता था। ये पलक झपकते ही हुआ। इमॉर्टल ड्रैगन की छाया गायब हो गई और ब्लैक क्रिस्टल पहले जैसा दिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? वीर थोड़ा काम गए। हालांकि वो गुप्त रूप से खुश थे। ये भाग्यशाली है कि मैंने खुद ब्लैक क्रिस्टल नहीं खाया। अगर मैंने खाया होता तो मैं उस इमॉर्टल ड्रैगन जैसा बन सकता था। ऐसा लगता है कि ये ब्लैक क्रिस्टल पहले वाले से अलग है जो मुझे मिला था। वीर ने फर्श पर ब्लैक क्रिस्टल को घूर कर देखा, लेकिन उन्होंने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। जो कुछ हुआ था वो बहुत अजीब था।
जैसे ही उन्होंने ब्लैक क्रिस्टल को देखा, वो अचानक हिलने लगा। ये एक भूकंप में एक बीन की तरह जमीन पर हिंसक रूप से उछला। कचा। एक पल के बाद ब्लैक क्रिस्टल अचानक खुल गया। वीर पूरे समय ब्लैक क्रिस्टल को देख रहे थे, लेकिन वह अभी भी आयाम मोड़ने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकते थे जिसमें क्रिस्टल बदल गया था। यह कहना लगभग अधिक सटीक हो सकता है कि क्रिस्टल बस बदल गया। 1 मिनट की चौंकाने वाली चुप्पी के बाद वीर को एहसास हुआ कि ब्लैक क्रिस्टल इमॉर्टल ड्रैगन जैसा दिखने लगा है, लेकिन जबकि मूल इमॉर्टल ड्रैगन बफ सफेद था, यह नया इमॉर्टल ड्रैगन क्रिस्टल के समान अथाह काले रंग का था। ब्लैक क्रिस्टल बदलता रहा, ड्रैगन के रूप को परिष्कृत करता रहा। अंत में काले मांस से आकार लिया गया एक जीवित इमॉर्टल ड्रैगन वीर के सामने खड़ा था। अगले ही पल काले क्रिस्टल ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली और एक अपठनीय टकटकी के साथ वीर पर टिक गई। वीर ने प्राणी को घूर कर देखा। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या ये वही इमॉर्टल ड्रैगन था। एक आदमी और एक ड्रैगन ने कुछ देर तक एक दूसरे को घूर कर देखा। उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया। वीर के सी ऑफ सोल में सोया हुआ ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर अचानक सक्रिय हो गया। यह वीर के सी ऑफ सोल से बाहर उड़ गया और इमॉर्टल ड्रैगन को पकड़ लिया जो कभी ब्लैक क्रिस्टल था। इमॉर्टल ड्रैगन ने विरोध करने की कोशिश नहीं की क्योंकि ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर ने उसे पकड़ लिया था। एक चमत्कारी दृश्य सामने आने लगा। जैसे ही ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर ने काले ड्रैगन को छुआ, ड्रैगन फिर से एक क्रिस्टल जैसा दिखने लगा। इससे पहले कि वीर ये पता लगा पाते कि क्या हो रहा है, ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर वापस वीर के सी ऑफ सोल में उड़ गया था। अभी भी ब्लैक क्रिस्टल पकड़े हुए था। उसी समय ब्लैक क्रिस्टल ने एक रहस्यमय शक्ति को उजागर किया जिसने वीर के शरीर और उनके सी ऑफ सोल को सील कर दिया। किसी भी बाहरी व्यक्ति को वीर को देखते हुए उनकी शक्ति अब मंद और अरुचिकर लगेगी। केवल जेडस्किन की शक्ति ही उनके भीतर निवास करती हुई प्रतीत होती थी। वीर संदिग्ध थे। वो नहीं जानते थे कि ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर क्या कर रहा था, लेकिन वह जानते थे कि ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर अच्छे कारण के बिना कार्रवाई नहीं करेगा। अतीत में कवच केवल तभी सक्रिय हुआ था जब उसकी सहायता के लिए एक गंभीर आवश्यकता थी। वे स्थितियां अक्सर जीन हॉल से संबंधित थी। जैसे ही वीर ने भौं चढ़ाई, उन्होंने किसी को दूर से आते हुए देखा। एक पल में वो आदमी स्टार ट्री से कुछ ही कदम दूर था। जब वीर ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह चौंक गए। वह आदमी वेरी हाई में से एक जैसा दिखता था, लेकिन वीर जानते थे कि वह नहीं था। वीर ने आदमी का चेहरा पहचाना। जब वीर और लिली रेगिस्तान में डेस्टिनीज टावर में प्रवेश किया था, तो वो एक देवता की मूर्ति से मिले थे जिसने खुद को एम्प्टी गॉड कहा था। मूर्ति का चेहरा इस आदमी जैसा ही था, लेकिन देवता की मूर्ति की उपस्थिति उस प्राणी जैसी बिल्कुल नहीं थी जो अब उनके सामने खड़ा था। हालांकि वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, इस आदमी की एक अचूक उपस्थिति थी। अगर देवता की मूर्ति उसके बगल में बैठी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने समान दिखते थे। देवता की मूर्ति एक नौकर से थोड़ी अधिक लगती। ये एम्प्टी गॉड का असली शरीर नहीं हो सकता है ना? वीर का दिल उछल पड़ा। उन्हें अचानक समझ में आया कि ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर छिपने के लिए क्यों चला गया था। अजीब, पहले मुझे जीन प्रोटोप्लाज्म महसूस हुआ। वो अब कहां चला गया है? क्या कोई और पहले यहां पहुंचा? असंभव। ये क्षेत्र मेरा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उन लोगों में से किसी ने मुझसे जल्दी इसे महसूस किया हो। एम्प्टी गॉड ने भौहें चढ़ाई। फिर उन्होंने वीर को देखा जो पेड़ के नीचे बैठे थे। क्या तुमने यहां आसपास कोई अजीब प्राणी देखा है? एम्प्टी गॉड ने वीर के पास चलते हुए पूछा। क्या अजीब प्राणी? वीर ने वापस पूछा। एम्प्टी गॉड ने भौहें चढ़ाई। उन्हें वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था। कोई मतलब नहीं था। भले ही इस ब्रह्मांड में किसी प्राणी ने जीन प्रोटोप्लाज्म देखा हो, वे इसे पहचान नहीं पाते। ठीक है,
चूंकि अब एक देवता यहां है, ये तुम्हारा भाग्यशाली दिन है। मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता हूं। एक इच्छा बोलो और मैं उसे तुम्हारे लिए सच कर दूंगा। एम्प्टी गॉड ने अहंकार से वीर पर नीचे देखा। तुम देवता हो? वीर ने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। हां, मैं देवता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। एम्प्टी गॉड ने पुष्टि की। उनका चेहरा अपरिवर्तित था। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि इस दुनिया में कोई देवता नहीं है और विज्ञान ही सत्य है। वीर ने एम्प्टी गॉड को एक ऐसी दृष्टि दी जो बहुत संदेहास्पद थी। उस स्थिति में तुम्हारे माता पिता अज्ञानी हैं। एम्प्टी गॉड ने वीर को देखा और आगे कहा, तुम एक क्रिस्टलाइज हो। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम इस तरह सोचते हो। तुम सीखते हो कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और फिर पूफ, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। कितने मूर्ख लोगों का समूह है। एम्प्टी गॉड स्पष्ट रूप से सोचते थे कि वीर बेवकूफ थे। उन्होंने ठंडे लहजे में आगे कहा, तुम कोई भी इच्छा मांग सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम, उदाहरण के लिए, डीफाइड बनने की इच्छा कर सकते हो। तुम एक डीफाइड ट्रेजर की इच्छा कर सकते हो जो एक बहुत उच्च स्तर का है, या तुम आउटर स्काई के स्वामी बनने की भी इच्छा कर सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं और तुम्हें दिखा सकता हूं कि एक असली देवता क्या कर सकता है। वीर ने पलक झपकाई। वो मासूम दिखे और बोले, मुझे इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। क्या तुम अपने जीवन काल के सबसे मजबूत योद्धा नहीं बनना चाहते? क्या तुम अपने लिए ब्रह्मांड का दावा नहीं करना चाहते? मेरे लिए तुम्हें ऐसी शक्ति देना केक का एक टुकड़ा होगा। अगर तुम एक इच्छा मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे लिए सच कर सकता हूं। एम्प्टी गॉड ने वीर को लुभाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे इनमें से किसी भी चीज की जरूरत क्यों होगी? वीर ने भ्रमित दिखते हुए एम्प्टी गॉड से फिर पूछा। एम्प्टी गॉड एक ही सवाल का कई बार जवाब देने के लिए तैयार लग रहे थे। फिर तुम्हारे पास वो सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो। हर जाति की सुंदर महिलाएं तुम्हारे खिलौने बन जाएंगी। हर जाति के अभिजात तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम पूरे ब्रह्मांड के नेता बन सकते हो। ब्रह्मांड के प्राणी तुम्हारा पालन करेंगे और तुमसे डरेंगे। ये बहुत लंगड़ा लगता है। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। वीर ऐसी इच्छा नहीं करना चाहते थे। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर उन्होंने ऐसा महंगा अनुरोध किया तो एम्प्टी गॉड शायद भुगतान लेने में उनकी हड्डियों को साफ कर देंगे। फिर तुम क्या चाहोगे? एम्प्टी गॉड ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उनके सामने ये आदमी बहुत बेवकूफ लगता था, लेकिन सरल व्यक्ति को लुभाना और मनाना अधिकांश लोगों की तुलना में कठिन था। मैं अब जैसा हूं उससे बहुत खुश हूं। धन्यवाद। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर तुम वास्तव में देवता हो तो तुम्हें इन इच्छाओं को बचाना चाहिए और उन्हें उन लोगों पर खर्च करना चाहिए जो वास्तव में पीड़ित है और मदद की आवश्यकता है। वीर ने सबसे अपमानजनक स्वर में एम्प्टी गॉड से कहा जिसे वह प्रबंधित कर सकते थे। वह जानते थे कि किंग जून जैसे देवता सीधे ब्रह्मांड के प्राणियों पर हमला नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो वास्तव में डरते नहीं थे कि एम्प्टी गॉड उनके साथ क्या कर सकता है। एम्प्टी गॉड का चेहरा काला पड़ गया। जब भी उनका इस ब्रह्मांड के लोगों से सामना होता था तो वो हमेशा उन्हें कुछ मांगने के लिए मजबूर करने का रास्ता ढूंढते थे। लेकिन इस विशेष दिन पर वो जीन प्रोटोप्लाज्म को खोजने पर तुले हुए थे। वह वीर से बात करने में समय बर्बाद करने के मूड में नहीं थे। एक सेकंड के लिए वीर को ठंडे ढंग से घूरने के बाद वो मुड़ गए और वीर को नजरअंदाज कर दिया। वह चारों ओर घूमना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या उन्हें जीन प्रोटोप्लाज्म पर कोई सुराग मिल सकता है। जब उन्होंने एम्प्टी गॉड को जाते देखा तो वीर ने राहत की सांस को दबा दिया। लेकिन ब्लैक क्रिस्टल अभी भी उनके सी ऑफ सोल और शरीर को बंद कर रहा था। खुश होना जल्दबाजी थी, क्योंकि एम्प्टी गॉड अभी भी आसपास थे। अगर तुम जाने से मना कर रहे हो तो मैं इसके बजाय जाऊंगा। वीर ने सोचा।
वह स्टार ट्री से दूर रहेंगे जब तक कि एम्प्टी गॉड भी जाने का फैसला नहीं कर लेते। लेकिन वीर स्टार ट्री से ज्यादा देर तक दूर नहीं उड़ रहे थे जब उन्होंने एम्प्टी गॉड को फिर से अपने सामने प्रकट होते देखा। वो वीर की ओर आ रहे थे। एम्प्टी गॉड को कहीं भी जीन प्रोटोप्लाज्म का कोई संकेत नहीं मिला था, इसलिए वो वीर के लिए वापस आ गए थे। वीर क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति थे। अगर आसपास जीन प्रोटोप्लाज्म था तो वीर के इसे देखने की सबसे अधिक संभावना थी। एम्प्टी गॉड वीर के दिमाग को पढ़ने में असमर्थ होने से खुश नहीं थे। वीर का चेहरा भावहीन रहा। वह आगे बढ़ते रहे। वह न तो तेज थे और न ही धीमे। वो नहीं चाहते थे कि एम्प्टी गॉड उन पर शक करें। जब एम्प्टी गॉड इतने करीब थे कि वीर उन्हें सुन सकते थे तो उन्होंने फिर से बात की। क्या तुमने मेरे प्रस्ताव पर विचार किया है? तुम्हारे पास अभी भी एक इच्छा मांगने का मौका है। मेरे पास वास्तव में कोई इच्छा नहीं है जिसे मैं अभी मांगना चाहता हूं। तुम्हें जाकर किसी और से पूछना चाहिए, वीर ने कहा। फिर उन्होंने एम्प्टी गॉड से आगे निकलने की कोशिश की। मैंने तुम्हें एक इच्छा मांगने के लिए कहा है, तो एक इच्छा मांगो। बकवास करना बंद करो। एम्प्टी गॉड का चेहरा बर्फीला लग रहा था। उन्होंने अपना हाथ हिलाया। अंतरिक्ष के ताने बाने में एक डरावनी दरार पैदा कर दी। वीर को ऐसा लगा जैसे उनके सामने दुनिया टूट रही है। एम्प्टी गॉड एक काफी खराब स्वभाव वाले व्यक्ति थे। कम से कम किंग जून ने आमतौर पर वीर को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन एम्प्टी गॉड प्रयास करने की भी जहमत नहीं उठा सके। वह बस वीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। वीर हालांकि खुद को डराने नहीं देने वाले थे। वह इन स्वघोषित देवताओं की प्रकृति और कुछ सीमाओं को समझते थे। उन्हें इतनी आसानी से धक्का नहीं दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितनी बुरी तरह से एक इच्छा मांगना चाहते हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? हाँ, अगर तुम वास्तव में देवता हो तो तुम्हें मुझे काफी आसानी से मारने में सक्षम होना चाहिए। वीर ने अपनी अभिव्यक्ति को अनम्य रखते हुए गुर्राया। एम्प्टी गॉड हैरान दिखे। अपने नंगे हाथों से अंतरिक्ष को फाड़ने से वीर को उनकी बुद्धि से बाहर निकल जाना चाहिए था। यहां तक कि डी-फाइट्स भी एम्प्टी गॉड की शक्ति के प्रदर्शन से स्तब्ध रह जाएंगे। लेकिन किसी तरह ये दिमागहीन व्यक्ति उनकी ताकत के प्रदर्शन से पूरी तरह से बेपरवाह था। इसने एम्प्टी गॉड को अनिश्चित बना दिया कि क्या करना है। अगर वो हमला करने में सक्षम होते तो एम्प्टी गॉड ने वीर को थप्पड़ मारकर मार डाला होता और उनकी याददाश्त चुरा ली होती। लेकिन वो वीर पर इस तरह हमला नहीं कर सकते थे, कम से कम इस ब्रह्मांड में तो नहीं। बहुत अच्छा। एम्प्टी गॉड ने एक और शब्द नहीं कहा। वो मुड़े और चले गए। कुछ कदमों के बाद गायब हो गए और फिर टूटा हुआ स्थान सामान्य हो गया। ये लोग वास्तव में जीन यूनिवर्स में कुछ नहीं कर सकते हैं। शायद कुछ निश्चित स्थितियां हैं जो उन्हें हमला करने में असमर्थ बनाती हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि मैं ठीक रहूंगा, भले ही सभी देवता मेरे दुश्मन बन जाएं। जब तक मैं कोई इच्छा नहीं मांगता वे मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, वीर ने खुद से सोचा। लेकिन ब्लैक क्रिस्टल आर्मो ने अभी भी उनके शरीर पर मुहर जारी नहीं की थी, इसलिए वीर जानते थे कि एम्प्टी गॉड वास्तव में आसपास से नहीं गए थे। वीर स्टार ट्री पर लौट आए, लेकिन एम्प्टी गॉड छिपे रहे। जल्द ही एक्सक्विजिट और लिली बार्बी को अपने साथ स्टार ट्री पर लाए। वीर का पेट तुरंत डूब गया। एम्प्टी गॉड वीर से कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन देवता वीर के आसपास के लोगों से इच्छाएं इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते थे। एक्सक्विजिट और लिली को तोड़ना आसान होगा। वीर ने अपनी चिंताओं को छोटी जेड आकृति में डाल दिया ताकि एक्सक्विजिट और लिली उनकी चिंताओं को महसूस कर सके और सतर्क रहें। एक्सक्विजिट और लिली ने वीर की चिंता महसूस की और इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है। वीर ने उन्हें एम्प्टी गॉड से मिलने के बारे में बताया और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। जब वे तीनों बात कर रहे थे तो बाबी स्टार ट्री पर चढ़ गई।
वो एक स्टार फ्रूट की सतह पर खेल रही थी जब अचानक उसके बगल की शाखा पर एक आदमी प्रकट हुआ। छोटी बच्ची, क्या तुम ये चाहती हो? एम्प्टी गॉड एक सुंदर रत्न पकड़े हुए थे। उन्होंने बारबी पर मुस्कुराया और उससे बात करते हुए रत्न को चारों ओर घुमाया। वीर सही थे कि एम्प्टी गॉड उनके आसपास के लोगों को लक्षित करेंगे, लेकिन उन्होंने गलत अनुमान लगाया था कि एम्प्टी गॉड किस व्यक्ति के पीछे जाएंगे। देवता ने एक्सक्विजिट या लिली को नहीं चुना था। वो निर्दोष बारबी को लक्षित कर रहे थे। बारबी ने एम्प्टी गॉड के हाथों में चमकते रत्न को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। वो एक बहुत सुंदर रत्न है, बारबी ने कहा जैसे ही उन्होंने एम्प्टी गॉड के हाथ में रत्न को देखा। उनकी आंखें रुचि से चमक उठीं। एम्प्टी गॉड के होंठ कोनों पर मुड़ गए। वो अकड़ू दिख रहे थे जैसे उन्होंने कहा, क्या तुम ये चाहती हो? बस कहो कि तुम ये चाहती हो और ये तुम्हारा है। सच में? बारबी हैरान दिखी। उन्होंने अविश्वास से एम्प्टी गॉड को देखा। बेशक, जब तक तुम कहती हो कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारी जैसी प्यारी छोटी लड़की वो सब कुछ पा सकती है जिसका तुमने कभी सपना देखा है। एम्प्टी गॉड ने शिष्टता से कहा। उनकी आवाज चिकनी और बहकाने वाली थी। तुम एक महान व्यक्ति हो, बारबी ने उत्साह से कहा। एम्प्टी गॉड हंसे। उन्होंने बारबी के सामने रत्न पकड़ा और मुस्कुराए। बस कहो कि तुम ये चाहती हो और ये रत्न तुम्हारा हो जाएगा। बारबी ने लालसा से रत्न को देखा और उनके हाथ धीरे धीरे रत्न के लिए बाहर पहुंचे। एम्प्टी गॉड ने एक तिरछी मुस्कान छिपाई जैसे उन्होंने खुद से सोचा, महिला प्राणी सब एक जैसी हैं। वे उन बदसूरत ड्रैगन की तरह हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी पुरानी हैं। वे सभी चमकदार चीजों से प्यार करती हैं। लेकिन बारबी ने अचानक अपना हाथ वापस खींच लिया। निराशा के साथ उन्होंने कहा, मैं वास्तव में ये नहीं चाहती। क्या? तुम अचानक ये क्यों नहीं चाहती हो? एम्प्टी गॉड ने आश्चर्य से पूछा। जब लड़की ने अपना मन बदल दिया तो वो अप्रस्तुत हो गए थे। मां कहती हैं कि मैं अजनबियों से उपहार नहीं ले सकती। जब उन्होंने ये कहा तो बारबी का चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी रत्न पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को बाहर पहुंचने और इसे लेने से रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं समझा, एम्प्टी गॉड ने मुस्कान के साथ कहा। तुम अजनबियों से चीजें स्वीकार नहीं कर सकती, बेशक, लेकिन मैं अजनबी नहीं हूं। मैं तुम्हारे पिता का एक अच्छा दोस्त हूं। तुम उस वजह से मुझसे कुछ ले सकती हो, है ना? तुम मेरे पिता के एक अच्छे दोस्त हो, बारबी ने पूछा। उनकी भौहें ऊपर उठीं। हां, हम बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब एम्प्टी गॉड ने यह कहा तो उन्होंने जिन शब्दों का उच्चारण किया उन पर जोर दिया गया। प्रत्येक शब्द पिछले वाले की तुलना में भारी उच्चारण किया गया था। अगर तुम डैड के अच्छे दोस्त हो तो हम वास्तव में अजनबी नहीं हैं, बारबी ने खुशी से कहा। बेशक हम नहीं हैं, एम्प्टी गॉड ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा। धन्यवाद अंकल। उस स्थिति में मैं रत्न लेने जा रही हूं। बारबी ने एम्प्टी गॉड के हाथों में रत्न पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह इसकी ओर बढ़ी, एम्प्टी गॉड अनिश्चित थे कि क्या उन्हें इसे जाने देना चाहिए या इसे पकड़े रहना चाहिए। बारबी ने अभी तक अपनी इच्छा घोषित नहीं की थी। अगर वह अब इसे लेती है तो एम्प्टी गॉड को बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। एम्प्टी गॉड ने जवाब नहीं दिया और बारबी ने भ्रम के साथ उन्हें घूर कर देखा। उन्होंने कहा, अंकल, क्या तुम मुझे रत्न नहीं देना चाहते? अगर ऐसा है तो ठीक है। मां ने मुझे वैसे भी दूसरे लोगों की चीजें चोरी न करने के लिए कहा। बारबी के शब्द उदार हो सकते थे, लेकिन उनका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा कि एम्प्टी गॉड उन्हें रत्न नहीं देकर बहुत सस्ते थे। अहम अहम तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम इसे चाहती हो या नहीं, एम्प्टी गॉड ने कहा। वो अब थोड़ा असहज लग रहे थे। अंकल, ये रत्न स्पष्ट रूप से तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है।
तुम्हें इसे अपने लिए रखना चाहिए। उन शब्दों के साथ बार्बी ने अपना हाथ नीचे किया और जाने के लिए मुड़ गई। हालांकि उन्होंने कुछ और नहीं कहा। जब वह मुड़ी तो उनके पास तिरस्कार का एक रूप था। इसने एम्प्टी गॉड को लंबे समय में महसूस किए गए किसी भी चीज से अधिक उदास महसूस कराया। वो एम्प्टी गॉड थे, लेकिन उन्हें एक बच्चे ने तुच्छ समझा था। जाओ मत, बार्बी। तुम्हारे अंकल तुम्हें यह रत्न उपहार के रूप में देने की योजना बना रहे थे। मैं अपने सही दिमाग में नहीं था। तुम्हें इसे अब मुझसे लेना चाहिए। एम्प्टी गॉड वास्तव में रत्न की परवाह नहीं करते थे, और इसे बार्बी को देने से उन्हें उनका विश्वास हासिल करने की अनुमति मिल सकती थी। वो उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। तुम सच में मुझे ये देने जा रहे हो? क्या तुम इसे याद नहीं करोगे? बार्बी ने आश्चर्य से एम्प्टी गॉड को देखा। मेरे लिए यह रत्न सिर्फ एक छोटा सा पत्थर है। मेरी संपत्ति में अन्य चीजों की तुलना में यह बेकार है। एम्प्टी गॉड ने रत्न बार्बी के हाथों में रख दिया। धन्यवाद, अंकल। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। बार्बी ने रत्न पकड़ा और मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। एम्प्टी गॉड मुस्कुराए, लेकिन अंदर से वो सोच रहे थे, मुझे चिंता थी कि तुम इसे नहीं लोगी। अब जब तुम मेरे द्वारा दी गई चीजों को लेने की आदत में पड़ गई हो, तो यह आसान होना चाहिए। बार्बी को वास्तव में रत्न पसंद आया। उन्होंने इसे खेलते हुए ध्यान से इस पर ध्यान केंद्रित किया। एम्प्टी गॉड ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक और रत्न निकाला जो पहले वाले से भी बड़ा और सुंदर था। उन्होंने कहा, बार्बी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह रत्न और भी सुंदर है? क्या तुम इसे चाहोगी? बार्बी ने एम्प्टी गॉड के हाथ में रत्न को देखा। यह एक आदमी की मुट्ठी जितना बड़ा था। उन्होंने इस दृश्य पर पलक झपकाई और कहा, यह बहुत बड़ा है। अगर मेरे पास यह होता तो मुझे काफी घमंडी महसूस होता। मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है। उसके बाद बार्बी अपने हाथों में रत्न के साथ खेलने के लिए वापस चली गई, पूरी तरह से एम्प्टी गॉड को नजरअंदाज कर दिया। एम्प्टी गॉड उदास महसूस कर रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि एक बड़ा और सुंदर रत्न की पेशकश करने से बार्बी उन पर अंधा विश्वास करेंगी। हालांकि इसके बजाय रत्न के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। ऐसा लगता है कि बार्बी को आकर्षित करने के लिए रत्नों का उपयोग अब काम नहीं करेगा। एम्प्टी गॉड ने अपनी आंखें घुमाईं और कुछ नया लेकर आए। बार्बी, इसे देखो। एम्प्टी गॉड बार्बी के पास चले गए और उन्हें दिखाने के लिए कुछ बाहर निकाला। बार्बी स्टार फ्रूट के ऊपर बैठी थी, लेकिन उन्होंने देखने के लिए अपना सिर उठाया। एम्प्टी गॉड एक पुराना कांस्य दर्पण पकड़े हुए थे। दर्पण केवल 10 सेंटीमीटर लंबा था और यह बहुत नाजुक लग रहा था। सामने चिकना और चमकदार था। दर्पण के पीछे रेखाएं दर्पण के केंद्र से उसके किनारों तक फैली हुई थी, जैसे कि एक धूप घड़ी या एक कंपास। अजीब प्रतीक रेखाओं के बीच प्रत्येक स्थान में खुदे हुए थे। ये क्या है? बार्बी ने जिज्ञासा से एम्प्टी गॉड से पूछा। वो आदमी रहस्यमय दर्पण को बाहर पकड़े हुए था ताकि वो उसे देख सके। ये स्टार गेज मिरर है। ये एक सच्चा गॉड क्लास ट्रेजर है। ये उपकरण तुम्हें अतीत और भविष्य को देखने की अनुमति देगा। एम्प्टी गॉड ने पुराने दर्पण पर प्रशंसा बरसाते हुए कहा, जिसे वो अब प्रस्तुत कर रहे थे। हालांकि वह इसका क्या करने में सक्षम था। इसे अलंकृत कर रहे थे। दर्पण वास्तव में काफी खास था। एम्प्टी गॉड बुरी तरह से दर्पण चाहते थे और इसे अपने हाथों में लेने के लिए उन्हें बहुत समय और प्रयास करना पड़ा था। एम्प्टी गॉड और किंग जून खुद को देवता कहते थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं से कुछ नहीं बना सकते थे। सब कुछ जो वे उपयोग या नियंत्रित कर सकते थे, वो पहले से ही ब्रह्मांड में किसी रूप में मौजूद था। वे जादुई रूप से किसी भी वस्तु को जादू नहीं कर सकते थे जो वे चाहते थे। वो स्टार गेज मिरर एक कीमती खजाना था जो एक सच्चे गॉड एलीट से आया था जो 1 अरब साल पहले रहता था।
एम्प्टी गॉड ने सैकड़ों वर्षों तक उस सच्चे गॉड एलीट को लुभाने के लिए संघर्ष किया था, इससे पहले कि अभिजात उनके जाल में फंस गया। अभिजात ने एक इच्छा मांगी और एम्प्टी गॉड ने अभिजात की जीवन काल चुरा ली। उन्होंने स्टार गेज मिरर का नियंत्रण भी हासिल कर लिया। एम्प्टी गॉड उन्हें जो हासिल हुआ था उस पर बहुत गर्व था। एक और देवता था जो सच्चे देवता को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो विफल रहा था। एम्प्टी गॉड ने जीत और खजाना का दावा किया था, इसलिए भले ही दर्पण बेकार रहा हो, वो अभी भी इसे अपने साथ ले गए। अब इसने बार्बी को धोखा देने का एक सही अवसर प्रस्तुत किया। क्या दर्पण वास्तव में इतना शक्तिशाली है? बार्बी ने अविश्वास से पूछा। बेशक, यह है, बस इसे देखो, एम्प्टी गॉड ने कहा। उनके हाथ स्टार गेज मिरर के खिलाफ दबे हुए थे, पीछे के प्रतीकों को हेरफेर करते हुए। पुराने दर्पण की सतह पर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। थोड़ी देर बाद रोशनी एक थोड़ी अस्थिर छवि में हल हो गई, जैसे कि एक पुराने टीवी पर चल रहा एक शो। स्टार ट्री छवि के केंद्र में खड़ा था। पेड़ पर स्टार बीटल्स का एक गुच्छा एक महासागर की लहर की तरह घूम रहा था। वीर उन स्टार बीटल्स से लड़ रहे थे। करीब से निरीक्षण करने पर बार्बी को एहसास हुआ कि ये वीर के स्टार ट्री पर परीक्षण में भाग लेने की एक छवि थी।